अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाज़रीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत की बजाय मोहब्बत को आबाद कर लो, और ये बड़ा ज़रूरी है। अपने दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत को पैदा कर लीजिए और जो नफ़रत है उसको ख़त्म कर दीजिए, ताकि दूसरों के लिए भी आसानियाँ हो जाएँ और आपके लिए भी आसानियाँ हो जाएँ। कासिम अली शाह की एक बुक में लिखा हुआ था कि ताकत के होने के बावजूद ताकत का इस्तेमाल ना करना आला ज़र्फ़ इंसान की एक खूबी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप ताकतवर हैं, इसके बावजूद आप अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते तो आप बड़े आला ज़र्फ़ इंसान हैं। आज के शो में बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, क्यों हम लोग ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं, क्यों हम तरबियत पे बात नहीं करें, क्यों हम स्किल्स के बारे में बात नहीं करें। क्योंकि अब आके स्किल्स के बारे में बात होना शुरू हो गई है। डिग्री मिल जाती है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी जॉब मिलेगी और कब जॉब मिलेगी। एक सबसे बड़ा इशू आज का और प्रॉब्लम और टेंशन जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रहते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि जब उनके हाथ में डिग्री आ जाती है, अच्छी खासी एक फ़ी अमाउंट जो आप पे करते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आपको ये समझ नहीं आती कि आपने कहाँ जॉब करनी है और कौन सी जॉब करनी है। उससे पहले ये प्रॉब्लम आती है कि आपको कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करना है, पढ़ना क्या है, जिसके बारे में अक्सर करियर काउंसलर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और किसका स्कोप है। और फिर होता ये है कि हम सब एक ही फील्ड की तरफ आ जाते हैं। अगर मैथ्स कॉम होना शुरू होता है तो सब मैथ्स कॉम करना शुरू कर देते हैं, अगर एमबीए होना शुरू होता है तो सब एमबीए करना शुरू हो जाते हैं। और आज जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। आखिर ट्रेनर की क्यों ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, पब्लिक स्पीकर क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, क्यों मोटिवेट कर रहे हैं हम अपने बच्चों को, क्यों बच्चे डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं। इसके अलावा अफरा तफरी का आलम क्यों है हमारे बच्चों में, सोसाइटी में, किस तरह से हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इस पे बात करने के लिए मेरे बड़े प्यारे मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी अली अशरफ का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं, ट्रेनर है जी, पब्लिक स्पीकर भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी सबगतुल्ला को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के। और हमारे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, इंग्लैंड से आए हैं वापस। साहिवाल क्यों आए हैं इंग्लैंड छोड़ के, इनसे इस बारे में भी बात करेंगे। एक एजुकेशनिस्ट हैं जी, पब्लिक ट्रेनर और जी पब्लिक स्पीकर भी हैं। मैं वेलकम करती हूँ मोहम्मद नवाज का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू जी, आपको भी अपने शो में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं जी। आज सिंगिंग के बारे में बात करेंगे। सिंगिंग जो घराने हैं, जो जिनका ताल्लुक एक सिंगिंग घराने से है, कितना प्रेशर होता है उन पे सिंगिंग करते हुए कि अगर दादा या बाबा बहुत अच्छे गाते हैं तो मुझे कितना अच्छा गाना है। जो आज के सिंगर हैं, क्या वो क्लासिकल सीखना चाहते हैं, क्यों नहीं सीखना चाहते, ठुमरी क्या होती है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का जी। मेरे साथ मौजूद हैं एहसन अब्बास। थैंक यू सो मच एहसन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के जी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया सर, बहुत ज़रूरत हो गई है हमारी सोसाइटी में मोटिवेशनल स्पीकर की, ट्रेनर्स की। क्यों है ज़रूरत इतनी? अच्छा इरम, आपने बात की मोटिवेशनल स्पीकिंग की, और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ज़्यादा भी हो गए हैं। आप वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि इट पुटो थलों मोटिवेशनल स्पीकर निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ना मोटिवेशनल स्पीकिंग, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि आजकल हमारे मुआशरे में एक ट्रेंड है, आजकल भी और पहले भी, कि एक भेड़ चाल चलती है। इस तरह सारों ने मैथ्स कम्युनिकेशन करना शुरू किया तो मैथ्स कॉम का ट्रेंड आ गया, MBA का ट्रेंड आ गया, कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड आ गया। तो ट्रेंड्स के साथ हम चलते हैं। तो आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग का है। और आप देखें कि जो मोटिवेशनल स्पीकर खुद को क्लेम करते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती। तो मोटिवेशनल स्पीकर की बजाय इंस्पिरेशनल स्पीकिंग की तरफ अगर हम जाएं तो ज़्यादा तमाम मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हैं। हाँ, मैंने एहतियातन कह दिया। असल में जब आप मोटिवेशनल स्पीकर से पूछते हैं कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं सक्सेस के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से और डिफरेंट इश्यूज के हवाले से, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या जो है वो अचीव किया है, आपकी पर्सनल सक्सेस क्या, आपके चैलेंजेस क्या हैं। अब तो ऐसे भी इरम होता है कि 16-17 साल के मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको मिल रहे हैं, हजारों उनके फॉलोअर्स हैं और फैंस हैं, और वो कुछ चंद किताबें हैं उनको उसका तर्जुमा रटा मार के तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। तो आप अब ये बताएं कि 16-17 साल के बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में देखा क्या है?
उसको वर्क लाइफ पे, उसको रिलेशनशिप में उसको क्या क्या चैलेंजेस मिले हैं, और उसको लोग एज अ वो ले रहे होते हैं, एज अ लीडर या एज अ कोच ले रहे होते हैं। तो ये हमारे मुआशरे का इन्हतात है बेसिकली। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशनल स्पीकिंग के बजाय इंस्पिरेशनल स्पीकिंग पर जोर देना चाहिए। मैं जिस प्रोसेस से गुजर के आया हूँ, मैं अब किसी को कहूँ कि आपने एक अच्छा टीचर कैसे बनना है, तो मैंने 10 साल टीचिंग में गुजारे हैं, मैंने उसको देखा है, मैं खुद उसमें मुझे खुद प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने उसको नेगोशिएट किया। और अगर मैं आके बैठ जाऊं और मैंने 1 साल का भी तजर्बा नहीं है और मैं ये बताना शुरू कर दूं कि यूनिवर्सिटी टीचिंग में क्या चैलेंजेस हैं, और मैंने किताबें पढ़ी हों, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी किताबों के तर्जुमे रटे मारे हों, तो ये सारी किस तरह से मुझे ये समझ नहीं आती बात, या तो फिर मेरा शायद लेवल बहुत कम है कि मैं इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को समझ नहीं सकता। तो जब आप खुद किसी प्रोसेस से नहीं गुजरे तो आप कैसे किसी को बता सकते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर उसे कहते हैं जिसे डिफरेंट चैलेंजेस। मेरा ख्याल है कि मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा ख्याल है कि ये एक कहानी है जो लोग सुना देते हैं, लेकिन असल चीज है इंस्पिरेशनल। कि आप मैं कहूं कि मैंने जिस प्रोसेस से गुजरा हूं, सारी दुनिया में आप देखें टेड टॉक्स से बड़ी कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग तो नहीं है ना। टेड टॉक्स में किन को बुलाते हैं? किसी 15-16 साल के बच्चे को उस वक्त बनाएंगे जिस तरह अरफा करीम थी। उसने एक चीज, वो उसकी एज थोड़ी थी लेकिन उसने कुछ अचीव कर लिया था। आप किसी प्रोसेस से जब खुद नहीं गुजरते तो आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि आपने माशाल्लाह एंकरिंग आप करती हैं, तो आपको कोई बुलाए कि जी एंकरिंग के हवाले से आप बताएं, तो आप उन्हें एंकरिंग के पहले दिन से चैलेंजेस के बारे में बताएंगी। आप ऐसे स्क्रीन पे नहीं आ गई, आपने पढ़ा होगा, आपने सीखा होगा, तलफ़ुज़ दुरुस्त किया होगा, अपना नॉलेज, अपनी फ्लुएंसी, वो सारे चीज़ बनाई होगी, फिर आप आएंगे। अब मुझे कोई आके कह दे कि जनाब प्रोग्राम होस्टिंग के ऊपर बात करना शुरू कर दें, तो मैं चंद बातें तो कर लूँगा, लेकिन मैंने प्रोग्राम होस्टिंग की नहीं, मैं उस प्रोसेस से नहीं गुजरा। तो मेरी ये सारे, आज संडे है और संडे में लोग जो है ना थोड़ा सा वो नींद में होते हैं और थोड़ी सी वो अभी उठे नहीं होते, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा फायरी स्टार्ट हो गया। आपने क्वेश्चन ही ऐसा थ्रो कर दिया कि मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है ना, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। मैं पर्सनली इंस्पिरेशनल स्पीकिंग पे बिलीव रखता हूँ। अगर आप खुद किसी प्रोसेस से गुजरे हैं तो फिर आप करें, और आप लोगों को ये पोज ना करें कि आपको बहुत बड़ी तुर्मखा चीज़ है। होता ऐसे है, जो मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं लोग, वो उनकी अपनी पर्सनल कोई इतनी सक्सेस स्टोरी नहीं होती, पर्सनल लाइफ नहीं होती, किताबों के तर्जुमे से रटे मार के मोटिवेशनल स्पीकर बन। बिल्कुल ऐसा ही है। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें कौन मोटिवेट करता होगा? मतलब ये क्या एक प्रोसीजर है? काफ़ी लोग बैठे होते हैं, 50 लोग बैठे होते हैं, एक स्पीकर होता है जो बता रहा होता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए और आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो क्या वो चीज़ें अप्लाई हो सकती है सब पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्पिरेशंस और मोटिवेशंस आई थिंक ये साइड बाय साइड चलते हैं। और अगर सर की बात से मैं बहुत इत्तेफाक भी करती हूँ। अगर मैं अपनी आपसे ही इस चीज़ को अगर मैं स्टार्ट करूँ, आई वॉज ओनली 15 years old व्हेन आई गॉट मैरिड। ओहो, ठीक है। और फॉरेन बेटा माशाल्लाह, अब मेरा बेटा लाइक ही इज़ डॉक्टर माशाल्लाह। और माशाल्लाह उसके साथ साथ जब वो 8th स्टैंडर्ड में गया तब मैंने आगे फर्दर स्टडी स्टार्ट की। ठीक है, आपने शादी के बाद अपनी स्टडी, जब मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में था तब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि एक हम ये कहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा, अच्छी फैमिली में शादी हो जाएगी, व्हाट्स नेक्स्ट? ऐसे ही है ना, शादी के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है। आपके लिए सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि एवरी पीपल शुड हैव टू नो द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो उसके पीछे वजह क्या है, मकसद क्या है। जिस वक्त हमें ये वजह मालूम हो जाती है तो यकीन करें, ये मतलब जाहिर सी बात है, ये टॉपिक साइड बाय साइड चल रहा है ना, बिल्कुल। तो उस वक्त वजह जिस वक्त मालूम हो जाती है तो सारे स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, सारे हसद, सारी एंग्जाइटीज़, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको अपनी डेस्टिनेशन मिल जाती है। और जिस वक्त आपका फोकस आपके डेस्टिनेशन के ऊपर होता है ना, तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है आप बोधर नहीं करते। ठीक हो गया। मैम आपने जिक्र किया कि आपने शादी के बाद और जब आपका बेटा 8th स्टैंडर्ड में था, आपने स्टडी तब कंप्लीट की या स्टार्ट की, कंटिन्यू की? ठीक है। तो कैसा, मतलब मुश्किल नहीं हुआ अगर आप किसी को स्टोरी बताएं, किसी खवातीन को, मेरे ख्याल में एक बेहतर स्टोरी है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी तालीम को भी, तो कोई प्रॉब्लम्स हुई आपको शादी के बाद? नो, एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई ये कहता है कि मेरा एक पैशन है या मेरी कोई हॉबी है। शायद ये मेरा पैशन था
मेरा अपना जो बर्थ जो है वो मेरी दुबई से थी। मेरा एक बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर था। और जिस वक्त बच्चा मेरा 8th स्टैंडर्ड में गया तो उससे पहले किसी को नहीं पता था कि इसकी मामा स्टिल मैट्रिक है। मैं सब चैलेंजेस को कम्पीट करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट जिस वक्त मैंने वो स्टार्ट किया तो वो क्या कहते हैं, सेकंड बेटा जो मेरा उससे छोटा, मेरे 3 बच्चे हैं, जो उससे छोटा है वो फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में है और बेटी फर्स्ट ईयर में है। और अब ये सब इनको साथ साथ इनको मोटिवेट किया। और ऑनेस्टली मैं लोगों में किसी से मोटिवेट नहीं हुई, मैं किसी से इंस्पायर नहीं होती। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई स्किल दी हुई है। बिल्कुल। और ख़ुद की तलाश जब आप कर लेते हो ना, तो आपने दुनिया में अकेले आए हैं, बिल्कुल, आखिरत भी अकेले ही लेकर चलनी है। ठीक हो गया। और ये सारी चीज़ें हम ख्वाब देखते हैं ना जी, तो वो एक अनकॉन्शियस ख्वाब होता है, ठीक है, वो हमें बताकर नहीं आता। लेकिन जिस वक्त हम कब्र में जाएंगे ना, तो ये हमारा कॉन्शियस ख्वाब है जो हम देखकर जानकर देख रहे हैं और चल रहे हैं जी। जिस वक्त कब्र में जाएंगे फिर आंख खुलेगी कि हाँ वो तो ख्वाब था, असल हकीकत ये है। असल हकीकत ये है, बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद नवाज से बात करेंगे। आप इंग्लैंड चले गए थे, कितना अरसा रह के आए हैं आप इंग्लैंड में? मैं 8 साल वहाँ गुजार के आया हूँ जी। तो आप क्यों वापस आ गए? अच्छी बात है वापस आ गए अपने मुल्क में, लेकिन वैसे कोई रीजन होती है ना वापस आने की। बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि मैं अपने इस क्वेश्चन को आंसर करूं, जी जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा भाई के बारे में कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में काइंडली। असल में जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है ना जी, इसमें हमें देखना पड़ेगा ये 4 चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे इंफॉर्मेशनल स्पीकर हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, किताबों से लेते हैं, वीडियो से लेते हैं और उसे एज इट आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, जो धक्का लगा रहे हैं, लोगों को आगे पुश कर रहे हैं कि यू कैन डू, यस शाबाश आप कर सकते हो जी। और तीसरे नंबर पे आते हैं इंस्पिरेशनल स्पीकर, जो इंस्पायर करते हैं, पुल करते हैं, अपनी लाइफ को रोल मॉडल दूसरों के लिए पेश करते हैं। हियर यू गो, आई हैव डन दिस वन एंड यू कैन डू इट एज वेल। और चौथे नंबर पे हैं, पाकिस्तान में ज़रा ये कम मिलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। अच्छा। वो आपको टोटल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है। ये तो होगी मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से बात। 8 साल मैं गया था यहाँ से स्टडी के लिए जी इंग्लैंड में। लेकिन मैंने जब वहाँ पे 8 साल गुजारे, बहुत सारे काम किए, वहाँ से डिग्रीज ली, आई वाज़न्ट हैप्पी। मेरा दिल मुतमिन नहीं होता था। काम कर रहा था, पाउंड्स आ रहे थे, लेकिन आई वाज़न्ट हैप्पी। ठीक है। हैप्पी क्यों नहीं था? इस वजह से कि मेरी फैमिली टोटल अनएजुकेटेड थी पीछे साहिवाल के अंदर। तो मैंने डिसाइड किया, मेरी मिसेज ने भी मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो मैंने ऐसा कहा लेट्स गो बैक, हम वापस चल के पाकिस्तान में कुछ करते हैं। ठीक हो गया। जो जब हम वापस आए तो फैमिली की एजुकेशन के लिए आए, हमने अपने बच्चों को लिया, हम गांव में रहते हैं और सिटी में चले गए। अपने बच्चों को हमने मुख्तलिफ स्कूलों में एडमिशन दिलवा दिए। 9 माह पता हमें चला कि ये तो वो चीज़ नहीं है जो हम इंग्लैंड से सोच के आए थे। ठीक है। स्कूलों के अंदर वो चीज़ें तो नहीं मिल रही। क्या सोच के आए थे इंग्लैंड से? हम ये सोच के आए थे एजुकेशन के बारे में, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। वो जब मैं पढ़ता था तब टाट स्कूल होते थे, तब इतनी ज्यादा सहूलतें नहीं थी। 1-2 चक्कर जब मेरे लगे तो मैंने देखा बहुत ज्यादा ब्रांड्स आ गए हैं। हाँ जी। और उनके अंदर जब मैंने जाके देखा तो मैंने कहा ये तो एजुकेशन सिस्टम ही बदल गया पाकिस्तान का। बच्चों को इतने जबरदस्त और शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने मिसेस को कहा चलो बैक चलते हैं और अपनी फैमिली को अच्छे स्कूलों में डाल के पढ़ाते हैं। ठीक है। उनके माइंड सेट को तैयार करते हैं। पैसा तो हम जितना भी यहाँ से भेजते रहेंगे, शायद कोई एक सर फिरा उठा तो वो तबाही उतार सकता है, लेकिन उनके हम दिमाग तैयार कर दें, वो पूरी दुनिया में जहां मर्जी जाएं अपने आप को बनवा सकते हैं। जब हमने 9 माह का तजर्बा किया तो हमें पता चला यहाँ तो छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, यहाँ तो कभी कलर डे है, कभी कुछ डे है, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है और टीचर्स देखनी है HW होमवर्क। तो मैं शाम को जब अपने फार्म हाउस से सिटी आता था तो मेरी मिसेज वहाँ पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती थी। तो मैंने कहा अगर हमने खुद ही पढ़ाना है, अगर हम लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ सकते हैं तो आज वो सिटी छोड़ के अपने जंगल में चलते हैं। ठीक है। तो हम वापस अपने जंगल में चले गए, वहाँ पर जाकर हमने स्कूल की बुनियाद रख दी। जबरदस्त। जी प्लीज। ठीक हो गया। तो वहाँ पे आपने स्कूल की बुनियाद रख दी, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। एहसन से पूछते हैं, एहसन कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एहसन एक घराना जी सिंगिंग का, दादा भी बेहतरीन गा रहे थे, चचा भी गा रहे थे, तो आपने सिर्फ इसलिए गाया क्योंकि दादा भी गा रहे थे और चचा भी गा रहे थे, या आपको सिंगर ही बनना था? बहुत अच्छा सवाल है, ये कभी किसी ने पूछा नहीं, इसका जवाब भी बड़ा खूबसूरत है। असल में बात यह है कि जो घरानों से होते हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है अपने घराने को लेके चलने की। कुछ आजकल के भी सिंगर हैं, कुछ शौकिया भी हैं, और मेरे खास करके जिसका शौक था जिस चीज़ का, उसी चीज़ में
अल्लाह ने भाग भी लगाए, रंग भी लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी स्ट्रगल और बड़ी मेहनत भी होती है सिंगिंग में। कुछ सिंगर्स समझ रहे होते हैं कि ये बड़ी आम सी चीज़ है, या अब तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, जाके आप रिकॉर्ड करवा देते हैं एक वन बाय वन करके। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन जो हमारे दादा अबू करते थे, उस्ताद मंजूर हुसैन खान साहब, बाबा सरदारा सरंगी नवाज, मौला बख्श खां, मोहम्मद बख्श खां, हुसैन बख्श खां अमृतसर से, तो ये जो वो गायकी करते थे वो ज़रा कुछ और थी उस वक्त में। और रेडियो पाकिस्तान में भी वो काफ़ी साल रहे। रेडियो पाकिस्तान की भी सबसे मुश्किल बात है, मैं सबको बताना चाहूँगा कि 1 टेक अभी तक, एक टेक में आपने सारा गाना कंप्लीट करना है, सारी गज़ल गानी है, उसमें टेक्स नहीं होती, उसमें बिल्कुल एक टेक आपकी मिस हो गई, आपको दोबारा से वही टेक देनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें मैंने सीखी अपने बड़ों से, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। आपके घराने का नाम है वडालियन? वडालियन। ठीक, आप अमृतसर से हैं? जी, अमृतसर से। ठीक हो गया। अभी आप लाहौर में रह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मुझे जरा बताइएगा कि दादा अबू से सीखा या बाबा से सीखा? मैंने दादा अबू से। दादा से सीखा। तो उस्ताद का होना जरूरी है सिंगिंग में? बहुत जरूरी है। तो कैसा लगा? दादा डांटते भी थे या सख्त थे सिखाने में? बहुत सख्त थे, प्यार बहुत करते थे, जब लाड भी देखते थे, मुझे पैसे देने, ये चीजें खाओ, ये करो। लेकिन जब सिंगिंग की बारी आती तो बड़ा मुश्किल एक वक्त होता है सिंगिंग सिखाने का टाइम। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि आजकल के जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो वो ये सोचती है कि अगर उस्ताद ने डांट भी दिया तो दिल में एक अफसोस है कि मुझे क्यों डांटा, मैंने नहीं जाना अब इस तरह। अच्छा, मेरी किस तरह वो करते थे कि पहले मुझे दबाओ, मेरे पूरी बॉडी को ना दबाओ, खूब जोर लगा। अच्छा, जब इंसान किसी को दबाता तो वो थक जाता है, जब वो थक जाता है तो उसे सांस चढ़ती, जब सांस चढ़ी फिर कहते अब गाओ। और मैंने उनकी तरफ देखना कि अब कैसे गाऊं, मुझे सांस चढ़ी हुई है, कहते इसी सांस को पकाओ। अरे, इस तरह मुझे सिखाना। फिर किस एज में सीख रहे थे? तकरीबन 7-8 साल की एज में आपने सीखना शुरू कर दिया? मैंने शुरू कर दिया था। ठीक है। आपके बाकी बहनों में भी कोई गाता है? भाई गाते हैं? भाई गाते हैं, लेकिन छुप के सामने अभी इंशाल्लाह मैं लेके आऊंगा उनको। आपके छोटे भाई हैं? हाँ, बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं, वो छुप के गा रहे हैं अभी? छुप के गाते हैं, बस वो शर्मा जाते हैं। और मुझे दादा अबू ने, जब हमारे घराने में से ताया अबू ने नहीं किया जी, और वालिद साहब ने नहीं किया। अच्छा, बाबा ने क्यों नहीं की सिंगिंग? बाबा ने क्यों नहीं की? बस एक हमारे माशरे में एक चीज है कि मिरास होती है, हर किसी की एक मिरास होती है खानदान की जी। तो कुछ लोग या कुछ इंसान उसको गलत समझते हैं और कुछ इंसान उसको गलत पेश करते हैं। हाँ जी। कि ये तुम्हारी मिरास है, किसी मजाहिया तौर पर, किसी गलत अंदाज से। जी बिल्कुल। तो फनकार जो होता है वो बड़ा नाजुक दिल होता है। ऐसे ही है, बहुत नाजुक दिल होता है, बड़ा ही कीमती, बड़ा छोटा सा दिल होता है। होता बहुत गवैया है, पूरी दुनिया जानती है, सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर किसी बात पर माइंड करना है तो वो छोटी सी बात पे इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो बस वो वालिद साहब के कुछ, वो जो हमारी एक मिरास थी, जो हमारा खानदानियत थी, वो उनको कुछ दोस्त इस तरह के अहबाब थे कि जिनमें वो बैठना उठना शुरू हो गए, और उन्होंने थोड़े से मजाकिया तौर पर उन्होंने कहा जी मैंने ये काम ही नहीं करना। अच्छा। तो उसके बाद फिर दादा अबू ने बहुत उन पर जोर नहीं दिया, और जब मुझे उन्होंने बचपन में ही सुना, जैसे सब बच्चे बैठते हैं घरों में गाते हैं, और मैंने उन सब में गाना, और उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराना और अपनी नाक में हंसना ऐसे मुस्कुरा के खामोशी से जी। और जब मैंने फिर उन्होंने एक दिन मुझे पास बुला लिया और कहा कि ये बेटा मुझे दे दो, वालिद साहब से कहा, ठीक है, मेरे बाबा को कहा कि ये बेटा मुझे दे दो, ये बनेगा और पूरी दुनिया में हमारे घराने का नाम रोशन करेगा। जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घराने का नाम लेके चल रहा हूँ माशाल्लाह। और इंशाल्लाह आने वाली जो नस्लें हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेगी इंशाल्लाह। जबरदस्त, वेरी नाइस। ये होता है प्रॉपर सीखना, और सीखना बड़ा जरूरी है। आप माशाल्लाह 8 साल की उम्र से सीख रहे हैं और अभी तक सीख रहे होंगे, क्योंकि ये सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। अब वापस आते हैं जी एजुकेशन सिस्टम पे। अफरा तफरी का आलम क्यों है हमारी सोसाइटी में, कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इससे पहले मैं देखिए इस बात करूं, नहीं मैं वो उनके जी जरूर बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक उस्ताद घराने से है, तो उस्ताद घराने में उस्ताद लोग फिर उस्ताद होते हैं। तो पिछले दिनों मैंने एक ना गाना सुना, बड़ा मशहूर हुआ था, आपने भी सुना होगा कि मैं मिरासी, मेरा प्यो मिरासी, मेरा दादा मिरासी, आपा सारे मिरासी हैं। तो ये जो कुछ लोग मुआशरे के अनफॉर्चुनेटली इसको गाली कहते हैं, तो उस्ताद लोगों ने ऐसा गाना बना दिया कि जो था
जो नहीं था वो सारों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। मैंने देखा मेरे नेबर्स में बच्चे थे ऊंची ऊंची गा रहे हैं, मैं मरासी मेरा प्रो मरासी, जिनको इसका मतलब भी नहीं पता। तो मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये उस्ताद लोग ना वाकई उस्ताद हैं, उन्होंने गाना ही ऐसा बना दिया कि उन्होंने कहा तुम इसको गाली अगर समझते हो तो तुम्हारा बच्चा ये गाली खुद को देगा। और असल में मैं ये बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। असल में इसको हमें नहीं समझना चाहिए कि ये अपनी हर एक खानदान की एक मिरास होती है और अपने खानदान का नाम लेकर चलना आपकी शान है। नहीं वही मैं इरम वही कह रहा हूँ कि ये इतने उस्ताद लोग हैं कि उन्होंने बंदे बंदे के मुंह से कहलवा दिया। हाँ उन्होंने कहा मैं पूरा खानदान मरासी है, मैं मेरा बाप मेरा दादा आपा सारे मरासी हैं, यानी जितने भी खानदान में इर्द गिर्द लोग सारों को उन्होंने लपेट लिया। तो दूसरी बात मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की। असल में ना इरम आपने वाकया सुना होगा, हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी एक वाकया सुना होगा, मुख्तलिफ लोगों से मंसूब करके वाकया, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि एक बच्चा जो है शक्कर बहुत खाता था। तो उन्होंने कहा कि जी बुजुर्ग के पास लेके गए, कुछ लोग इसे मुख्तलिफ शख्सियात से मुख्तलिफ हस्तियों से मिलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ना कल आना, तो कल मैं इसको मना करूंगा। तो वो फिर कल आ गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा शक्कर ना खाया करो। तो उन्होंने जो उनके थे लोग मुरीद थे या जो भी क्लोज रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा जी ये बात आप कल भी कह सकते थे, आपने चक्कर क्यों पड़वाया? तो उन्होंने कहा कल मैं खुद खा रहा था। तो इसलिए जो काम आप खुद कर रहे होते हैं या खुद नहीं होते या खुद होते हैं, तो ये बात है तासीर की। देखिए मैं 4 किताबें पढ़ लूँ, जिस तरह उनका इंफॉर्मेशनल स्पीकर हैं या जो भी हैं, तो ये सारे इनका मकसद क्या है, ये मोटिवेशन का मकसद क्या है कि आप किसी को किसी तरफ, जिस तरह कहा कि कुछ लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ पुश करते हैं, कुछ ये बड़ी अच्छी बड़ी उन्होंने एक्सप्लेन किया। जी बिल्कुल, नजरियात से तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल में आपने देखना इंस्पिरेशन की फिलॉसफी क्या है। इंस्पिरेशन की फिलॉसफी ये है कि मैं अगर अच्छा टीचर हूँ ना, तो मैं फिर उनको बताऊँ, जिस तरह मैं सक्सेस बताना शुरू कर दूँ, खुद मेरे पास जो है, जो हमारे सोशल स्टैंडर्ड है, मेरे पास टूटी हुई साइकिल हो और मैं लोगों को बताऊँ हाउ टू बी बिलियनियर, तो वो कहेगा यार तू चीजें तो बहुत अच्छी बता रहा है, खुद भी कर ले। बिल्कुल, खुद तेरे पास टूटी हुई साइकिल है और लोगों को बता रहा है कि जी हाउ टू बी बिलियनियर। अमल खुद पहले करना होगा, फिर दूसरों को बताना होगा। ये हमें तारीख से भी ये चीज मिलती है कि जब तक आप खुद कोई काम कर रहे होते हो या खुद नहीं कर रहे होते, तो तासीर आपकी उस वक्त पैदा होगी जब आप दूसरे को वो काम कहेंगे जो आप खुद करते हैं या खुद नहीं करते। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जो आपने अब बात की, वो बात ये कि अफरा तफरी का जो आलम है, ये एक बहुत ज़्यादा हमारे गांव, शहर, देहात, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इरम जो है जितने अपने मुताले से और एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी हैं, वो है कि 5 चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान अपनी तमाम एफर्ट पुट कर रहा होता है। अच्छा। इंसान जितनी भी आप देख लें, आप अपने आप को एनालाइज करें या हमारे व्यूवर्स अपने आप को एनालाइज करें, हम 5 चीज़ों की जदोजहद में सारी, पहली है जी हमारी कि ज़िंदगी इंश्योर हो जाए जी, दूसरी है मौत से बच जाएं, तीसरी है इज्जत मिल जाए, चौथी है जिल्लत से बच जाएं, और 5वीं है रिस्क। ये 5 चीज़ें आप जितनी भी आप देखें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उन 5 चीज़ों के लिए कर रहे हैं, इनसे बचने के लिए या इनसे इनके हसूल के लिए। अच्छा, और मज़ेदार बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये 5 चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं और हमें क्या कहा है कि हमने एफर्ट करनी है। आपकी जितनी भी दुनिया में मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो ये है कि ना आप खुद को इज्जत दे सकते हो, ना जिल्लत से बचा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, तो आपको कोशिश करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अल्लाह के हिस्से का काम भी खुद करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं यार मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, हम भी फैसला कर देते हैं, जिद पे आ जाते हैं। हालांकि हमारा काम इज्जत को हासिल करना, ये जिल्लत को अवॉइड करना नहीं है। इस तरह जिंदगी और मौत, यहाँ पर हम मौजूद हैं लोग, अब कितने लोग बैठ जाते हैं, कितने लोग कितने दिन जीते हैं हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसा फिर जिल्लत, मौत से भी नहीं बच सकते, और रिस्क की तो आपको पता है कि लोग हर काम छोड़ देते हैं रिस्क के लिए। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं, इसी वजह से रखी हैं कि तुम इस पे परेशान ना हो। और आप देख लें कि हम इसी पे परेशान हैं, इसी पर ही हम सारी अपनी फोकस किए हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये कहा कि हम एफर्ट करें। अगर हम में से हर बंदा और जो हमें देखने वाले लोग हैं, वो भी अगर ये करेंगे यार मेरा काम है एफर्ट करना, सिंसियरिटी से एफर्ट करना, फुल एफर्ट करना, और जब वो एफर्ट मैंने कर दी फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ देना। फिर जब एफर्ट करता है इंसान और फिर उसको आउटकम नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है और फिर वो अफरा तफरी का आलम होता है। फिर वो दूसरों के जाके जिंदगियों में हाथ मारता है, कहता मैं उसको उससे ज्यादा क्यों मिल गया, हाँ, उससे ज्यादा कामयाब है, या उसकी टांग खींच लूं कि यार ये अगर नीचे आएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। तो हालांकि ये हमने बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारा काम क्या है एफर्ट करना। अगर आप आज हम यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं और जो देखने वाले लोग हैं,
वो इस एक चीज़ को समझ ले तो अफरा तफरी उनकी ज़िंदगी से जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आपको सिर्फ कोशिश करनी चाहिए, आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर कर देता है और वो अल्लाह ताला जो डिसाइड करता है वो बेहतरीन होता है। जी मैम, बिल्कुल सर ने बड़ी खूबसूरत बात की है। हम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तवक्कुल की कमी, हम लोगों जो है तवक्कुल, जो रब की ज़ात पर जो तवक्कुल है ना वो नहीं। बिल्कुल, हम लोग खुद ही उसके डिसीजन मेकर्स बनकर बैठ जाते हैं। जी, अगर आपके पास अमीरी, बेसिकली मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखी है, आपकी अमीरी क्या है। अगर आपकी नीयत साफ है और आप में आजिज़ी है तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान, इसमें कोई शक नहीं। और तवक्कुल ये है कि उस रब ने वादा किया है कि मैंने अपने बंदे को रोटी खिलाकर सुलाना है। रब, बिल्कुल, आप जब ये हसद, ये हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये क्यों है हसद, मुनाफकत, इस वजह से है कि तवक्कुल की कमी है। बिल्कुल, हम लोग खुद ही ज्यूम करते हैं, खुद ही सोचते हैं फलां को पास ज़्यादा क्यों आ गया, हमारे पास कम क्यों है। जिसके हिस्से का जिसका है उसको मिलना ही मिलना है। हमारे रिस्क, हमारा जो कुछ हमारे नसीब में लिखा गया है ना, वो मैं यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी, एक मेरे साथ एड इन भी हैं, वो एक पामिस थे जी, है तो गुनाह, बुरी बात है, बट वो पामिस ने एक बात कही कि फलां 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 चीज़ तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने उसकी बात सुन के बाद, उसके पास एक प्रॉपर उसका एक फोल्डर था जिसे वो जंतरी और आई डोंट नो क्या वो बोलते हैं। मैंने उसकी बात सुनी। देखिए बात वो होती है, आपको बिल्कुल रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए। उसने जब ये बात कही ना तो मैं थोड़ा सा, मेरा अपना मोरल डाउन हो गया। मैंने कहा या परवरदिगार आलम, हम तो बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेरे बंदे तू नीयत साफ रख और तो चल, तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं उसमें बरकत डालता हूँ जी। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी इसी में। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सहारा की, ठीक है, मुझे फिर भी समझ नहीं आई। मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मैंने कहा अल्लाह ताला, मुझे तो समझ नहीं आई, बात सुने, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे यहाँ पर ईमेल कर दें जी। मुझे समझ नहीं आई। और अब यकीन करें, जाहिर सी बात है, रब ने वसीले बनाए होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने फेसबुक के ऊपर ही एक मुझे मैसेज मिला कि जिस वक़्त बच्चा अभी उसकी पैदाइश नहीं हुई होती जी, तो उस वक़्त अर्श मौला के ऊपर उसके मुकद्दर लिखे जा चुके होते हैं, और उस मुकद्दरों की किताब के ऊपर कुछ सफ़ों पर लिखा होता है एज़ यू विश। तो एक आपको इनडायरेक्टली एक मैसेज मिल गया ना कि रब ने तो सब कुछ आपका तयन कर दिया, बिल्कुल, लेकिन आपका तवक्कुल और आपकी नीयत, ये साइड बाय साइड। यकीन करें कि मैं कहती हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात का किस तरह से शुक्र अदा करूँ। एक चीज़ ये समझ लिया कि अब डू बेस्ट, और हमेशा हम लोग सुनते होते थे डू बिफोर डाई जी, ठीक है, तो अब डू और डाई, तो लेकिन मैंने कहा डू और डाई नहीं, डू बिफोर डाई। डू बिफोर डाई। जबरदस्त। जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है, अपने तवक्कुल को मजबूत कर लें, नियत साफ कर लें, तो हर चीज़ आपके पास। जबरदस्त, वेरी नाइस। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उस बात में अटक गई या आपके माइंड में आ गया, वो भी वहाँ पे भी थोड़ा इम्तिहान हो गया आपके यकीन का कि आप आपका यकीन कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको भी एक इम्तिहान में डाल दिया गया। उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, यकीन अपना पक्का होना चाहिए और ईमान रखना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे अली साहब ने कहा कि अमल करना जरूरी है। जी बिल्कुल ऐसे। जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं उससे पहले आपको अमल करना जरूरी है। आप एग्री कर रहे हैं इस बात पे? डेफिनेटली जी, मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है जी। इंग्लैंड में एक गोरी टीचर ने अपने प्राइमरी के बच्चों से पूछा, व्हाट यू वांट टू बी, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, कल अपना अपना ख्वाब देख के आना। हाँ जी। अगला दिन हो गया, सारे गोरों के बच्चे थे फ्रंट बेंचेस पे, बैक बेंचर में एक काला बच्चा भी आता था जो कि अफ्रीका से माँ बाप उसके मेहनत मजदूरी करने इंग्लैंड आए हुए थे। मैम ने पूछा व्हाट यू वांट टू बी, उसने कहा जी डॉक्टर, दूसरे ने कहा इंजीनियर, तीसरे ने कहा मैं आईटी प्रोफेशनल जी। उसने कहा शाबाश, आप कर सकते हो, वेल डन। करते करते जब उस काले बच्चे की बारी आई, उसने एक बड़ा सारा पेपर लिया और मैडम के सामने ला के रख दिया और कहा मैडम मैं अपनी जिंदगी में 200 एकड़ फार्म हाउस का मालिक बनना चाहता हूँ। मैडम ने रेड पेंसिल पकड़ी, एफ लिखा और सर्कल कर दिया, फेल।
मीट मी आफ्टर द क्लास। बच्चा बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा शायद मेरा रंग काला है, शायद बाकी सारे गोरों के बच्चे हैं, सबको कहती है शाबाश आप कर सकते हो, अच्छे ड्रीम है, मेरा ड्रीम एफ। खैर बच्चा डरता डरता मैडम के दफ्तर में गया और मैडम ने कहा लुक माय डियर, आप गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हो, पसमानदा खानदान, मेहनत मजदूरी करने अफ्रीका से इंग्लैंड आया है, ये बहुत बड़ा ख्वाब है 200 एकड़ फार्म हाउस का मालिक बनना। कुछ छोटा मोटा ख्वाब देखो, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ, क्लर्क बनना चाहता हूँ, ये तो पॉसिबल है बट इट्स इम्पॉसिबल। बच्चा रोने लग गया। वो रोता रोता अपने बाप के पास गया। उसका बाप किसी गोरे के फार्म हाउस पे घोड़ों को चारा डालता था। बच्चा वीकेंड पे वहां जाता रहता था। उसने जब जाके देखा कि मेरा बाप यहाँ पे काम कर सकता है तो ऐसा फार्म हाउस में अपनी जिंदगी में क्यों नहीं बना सकता। उसने वही नक्शा, वही घर, वही घोड़ों का अस्तबल, वही स्विमिंग पूल उसके ऊपर बना डाला और उसने जाके कहा डैड क्या गरीब का बच्चा ख्वाब भी नहीं देख सकता? क्या हम सारी उम्र इतने ही गरीब रहेंगे, दुनिया हम पे हंसती रहेगी, हमारे हालात चेंज नहीं होंगे? उसने कहा व्हाट हैपेंड माय सन। उसने सारी स्टोरी सुनाई कि इस तरह क्लास में ये हुआ है आज और मैडम ने मुझे कहा छोटा ख्वाब देखो। खैर बाप ने यहाँ पे बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा लुक माय डियर, इट्स योर लाइफ, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, इट्स अप टू यू। अगर आप इस ख्वाब को जारी रखना चाहते हैं तो रख लें, वरना चेंज कर लें। इसमें रोने वाली कौन सी बात है बेटा, मैं तो सिर्फ मेहनत करके आपको रोटी खिला सकता हूँ। वो बच्चा वापस गया, सारी रात सोचता रहा। अगले दिन उसने पता क्या फैसला किया, जहां पे मैडम ने एफ लिखा था, सर्कल किया था, उसके आगे एक नोट लिख डाला और उस नोट पे उसने लिखा मैम यू कैन कीप योर एफ, आई वांना कीप माय ड्रीम। 20 साल का अरसा गुजर गया, बच्चा जिंदगी के मैदान में आगे निकल गया, वो मैडम वहीं पे रही। 20 साल बाद वो मैडम बच्चों का ट्रिप लेके ना किसी फार्म हाउस पे गई, वहां 7 डेज का कैंप किया, मजे किए, घोड़े देखे, स्विमिंग पूल, हर चीज देखी। और 7वें दिन वापस जा रही है ना तो फार्म का मैनेजर भाग गया और कहा मैडम माय ओनर वांट टू सी यू। बड़ी हैप्पी हुई, खुश हुई। अच्छा, जब वापस मुड़ी तो आगे से एक काला नौजवान हंसता मुस्कुराता हुआ आया और कहा मैम डिड यू रिकॉग्नाइज मी, क्या आपने मुझे पहचाना? अक्सर टीचर्स नहीं पहचानती, हम बड़े हो जाते हैं ना, प्राइमरी के टीचर्स होते हैं वो नहीं पहचान पाते। तो उसने कहा नहीं बेटा मैं आपको नहीं पहचान पाई। उसने कहा मैम याद करो आज से 20 साल पहले आपने कहा था ड्रीम देखो, ख्वाब देखो, और आपकी क्लास में काला बच्चा भी था, मैं भी पेपर पे लेके आया था और आपने मुझे एफ बरकरार रखा था। आपने कहा था छोटा ख्वाब देखो। आज जितना फार्म हाउस घूम के जा रही हैं, आई एम द ओनर ऑफ दिस फार्म हाउस, आई एम द ओनर ऑफ दिस फार्म हाउस। और वो काला बच्चा पता है इस वक्त कहाँ है? वो आपके सामने बैठा है। वो पाकिस्तान, इंग्लैंड भी गया, वापस भी आया, पाकिस्तान में 50 एकड़ पर ट्रेनिंग रिजॉर्ट बना के बैठा हुआ है। पूरी दुनिया से वर्ल्ड क्लास स्पीकर आते हैं और वहां पे प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, क्योंकि उसने पहले अपनी जिंदगी बदली, अपना मास्क लगाया, फिर अपने खानदान की बाजी पलटी और उनकी जिंदगी पलटी, और उसके बाद अब वो निकला है पूरी दुनिया के लिए मैसेज लेके, अगर मैं कर सकता हूं एक यहाँ जंगल से उठ के इतना प्रोसेस करके इतना बड़ा ड्रीम देख के, यू कैन डू एज वेल। जबरदस्त। तो पहले करना जरूरी है और अपने ड्रीम को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप कोई ड्रीम छोटा बड़ा नहीं होता, जो ड्रीम सोचे वो हो सकता है और जरूरी भी है। अगर आपसे सिंगिंग के बारे में बात की जाए तो आपने भी ड्रीम देखा एक बड़े सिंगर बनने का, जैसे दादा वो एक बेहतरीन सिंगर। बिल्कुल, इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत बड़ा सिंगर बनना है। लेकिन एक और बात इसमें दादा अबू ने सिखाई थी कि उन्होंने कहा कि असद जी बहुत बड़ा सिंगर गवैया बनना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने समझाई। और मेरा शौक तो है इंशाल्लाह बहुत बड़ा सिंगर बनना है, लेकिन साथ साथ अच्छा इंसान भी बनना है, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो हम एहसन से उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में कुछ खूबसूरत सा कलाम कुछ सुनना चाहेंगे। जी, क्या सुनना चाहेंगे? कोई कलाम सुना दीजिए अपनी मर्जी से, जो आप सुनाना चाहेंगे। क्या सुनाएंगे आप? कलाम सुना रहा हूँ आपको, बाबे बुल्ले शाह सरकार का कलाम है। इजाज़त है जी? हम उस्ताद तो हैं। सर इजाज़त लेना वाजिब है। नक विच सोनी नथली पाई,
हो नक विच सोनी नथली पाई नक विच सोनी नथली पाई ते कन विच पाइयां डंडियां बुले शाह बुले शाह यार दी खातिर सारे जग दियां भंडियां चली वे प्यारे आ साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे आ साडे वल मुखड़ा मोड़ आपे सानू कुंडियां पाइयां आपे सानू कुंडियां पाइयां आपे खिचना डोर साडे वल मुखड़ा मोड़ हो अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर साडे वल मुखड़ा मोड़ बुला भुला पीर वालों ओदे दिल विच हैरत आई ओ बुला भुला पीर वालों ओदे दिल विच हैरत आई कहंदा केड़ा झग बनावा यारो ओ मेरी जिस विच होवे रसाई ओ मेरा पीर मने ते मैं जीवा मेरा पीर मने ते मैं जीवा निता जीवन लोड न काहे साडे वल मुखड़ा मोड़ बुला शाह बुला शाह बुला शाह मरना नहीं बुला शाह बुला शाह बुला शाह मरना नहीं बुला शाह मरना नहीं बुला शाह मरना नहीं गौर पिया कोई होर साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे आ साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे आ साडे वल मुखड़ा मोड़। वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है, well done। बहुत मजा आया, वेरी नाइस। आपके दादा ने आपको सही प्रैक्टिस और रियाज करवाया हुआ है, अब एहसास हो रहा है हमें आपको सुन के। उस्ताद होता है उस्ताद सोल कैप्चर, जब आपकी सोल कोई कैप्चर करता है ना, हाँ वेरी नाइस, इट इज तब कुछ होता है उसमें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा और बहुत मजा आया सुन के, मतलब वेरी नाइस। मैं बड़ा खुश हुई हूँ आज। सर बात करेंगे आज एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही थी, पहले हम ट्रेनर की बात कर रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहे थे। मैं एक बात ऐड करूंगा फिर इसको। जी जरूर जरूर। उसमें ना इरम ये जो आजकल मोटिवेशन के, क्योंकि मोटिवेशन की बात चल निकली है तो मैंने कहा ये इसमें आखिरी एक बात मैं कर दूं। जो मेरे भाई हैं इन्होंने बड़ी अच्छी वाकया बताया और ये इनका अपना आपका जाती वाकया है। तो देखिए ये जब ये कहेंगे बात तो इसमें इसका असर, इसकी तासीर और है। अब मोटिवेशनल स्पीकर की जो एक वारदात है वो ये भी है कि जो अब मोटिवेशनल स्पीकर इन्वर्टेड कॉमा में जो मैं कहूँगा उनकी वारदात ये है कि अब मैं बताता हूँ, आप इसको सेकंड करेंगी। अब इनकी वारदात ये है कि आप कुछ एक्सेप्शंस को लेके उनको एग्जाम्पल बना दें। ठीक है। जिस तरह जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कहेंगे जी ये बिल गेट्स क्या था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, ये मार्क जुकरबर्ग क्या था, कॉलेज ड्रॉप आउट था, तो आप भी कर सकते हैं, ये है वो, और इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल को वो एज आ रेफरेंस कोट करते हैं। अब होता ये है कि वो एक्सेप्शंस हैं। जिस तरह एक्सेप्शन हम
जब जनरली पब्लिक से बात कर रहे होते हैं तो हम जनरलाइजेशन पे बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस पे बात नहीं कर रहे। ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये कहा कि आप खुद किसी प्रोसेस से गुजरे होंगे तो फिर ही आप अच्छा बता सकते हैं। हो सकता है कि 1000 में, 10,000 में, 1 लाख में एक ऐसा बंदा भी हो, 2 बंदे ऐसे हों, 10 बंदे ऐसे हों जो कि खुद प्रोसेस से नहीं गुजरे लेकिन जो प्रोसेस से गुजरे उनसे अच्छा बता रहे हों, तो वो एक्सेप्शंस हैं। सर मैं यहाँ पे ये चीज ऐड कर लेती हूँ, जैसे इन्होंने अपना वाकया बताया कि किस तरह से इन्होंने अपनी ड्रीम को लेके ये आगे बढ़े और कामयाब हुए माशाल्लाह। अगर यही वाकया मैं बताऊं उनका नाम लेके तो मेरा ख्याल है वो असर नहीं रखेगा। बिल्कुल ऐसी है। यही बात है कि हम ना ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो ज्यादातर एग्जांपल्स कोट कर रहे होते हैं ये एक्सेप्शंस की कर रहे होते हैं। ठीक है। अब आवाम सुनने वाली जनरल है, एक बंदे से कॉलेज मैनेज नहीं हो रहा, एक बंदे से यूनिवर्सिटी मैनेज नहीं हो रही, उससे 3 या 2.5 जीपीए अगर ना मेंटेन किया जाए तो प्रोबेशन दे के बच्चे को फारिग कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि उससे एक छोटी सी चीज मैनेज नहीं हो रही और उसको मोटिवेशनल स्पीकर ये कह रहा है कि तुम मार्क जुकरबर्ग बनोगे बड़े हो गए क्योंकि तुम भी कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए हो। और वो इसी नशे और इसी खुमार में बैठा हुआ है कि क्योंकि मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स और ये लोग भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे और मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, तो मैंने बहुत, ये इल्यूजन है। देखिए हमने जो ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं और जितने भी ये लोग जो कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वो उनको गुमराह ना करें। अच्छा वो उनको मोटिवेट करें। ये मोटिवेशनल स्पीकर हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी जिंदगी में खुद कोई कामयाबी नहीं, जो दूसरों को देके सिर्फ एक कारोबार के तौर पे लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ क्लियर कर लूँ, जो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है हम उनकी बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर आपने देखा भी होगा जी, प्लीज मेरे आई वुड लव टू आस्क सर, प्लीज़ मुझे इसको क्लियर थोड़ा सा कीजिएगा कि ये जो इंस्पिरेशनल हैं, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, क्या ये पेड हो, इनको होना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये मेरे समझे फॉर इंस्टेंस मुझे ज़रूरत है जी, मैंने एक लिंक क्लिक किया एक मोटिवेशनल स्पीकर का। हाँ जी। वो जब मैंने लिंक क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा अपना व्हाट्सएप ऑन हो गया। जब मेरा वो व्हाट्सएप ऑन हुआ तो उसके ऊपर आया कि उसने अपना थोड़ा सा इंट्रो दिया और आगे से आया कि फॉर टेलीफोनिक कॉल यू विल हैव टू पे 15,000। ठीक है। और अगर आपने मिलना है तो आपको और पे करना पड़ेगा जी। मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ बट मेरी थोड़ी सी आप अली साहब से पूछना चाह रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आई थिंक किसी को मोटिवेट करना, किसी को रास्ता दिखाना, अगर हम उस्ताद की बात करें तो उस्ताद का तो ये इट्स अवर नोबल कॉज कि हमने एक रास्ता दिखाना है। ठीक है। हर कोई राह चलता किसी के अंदर इतना हौसला नहीं होता कि कोई किसी को प्रॉपर रास्ता दिखा सके या उंगली पकड़ उस एक पेवमेंट पर चला दे जी। तो अगर मुझे ज़रूरत है और मैं पे नहीं कर सकती हूँ तो क्या उन मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे जो भी हैं बैठे हुए तो क्या उनको ये जो रास्ता दिखाना है क्या वो पैसे लेके दिखाएंगे? ठीक है। आप ये पूछ रही हैं कि क्या इन्हें पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? सर कुछ कहना अच्छा ये ना जो इन्होंने बात की कानों को बहुत अच्छी लग रही है ये बात कि अगर आपने किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं असल में ना होता ही है इरम, एक ना फैज का शेर है कि अपनी तकमील कर रहा हूँ वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। तो जो काम भी हम कर रहे थे ना, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी आज तक हम अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं ना उसमें हम अपनी तकमील कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी मोटिवेशन शामिल है कि मैं खुद यहाँ पर चल के आया और आपके साथ जो है वो बात कर रहा हूँ। जितने हम में से लोग मौजूद हैं, माने या ना माने, हम कहीं ना कहीं जब किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो वो हम किसी के लिए नहीं कर रहे होते, हम अपने लिए कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप जब कोई भी जिस तरह वो कहा जाता है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, अगर आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो वो खत्म हो जाएगा। ये एक हमारा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि अगर कोई पेड सर्विसेज दे रहा है और उसकी सर्विसेज से आप कितने लोगों को वो बेवकूफ़ बना लेगा, उसका वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा कि यार ये जो है वो अच्छी सर्विस नहीं देता या ये फ्रॉड है या ये 2 नंबर है, वो वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा, वो 5-6 महीने में खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है। और अगर कोई किसी का मसला हल करके पैसे ले रहा है तो मेरा ख्याल है कि देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। आप उसको जो है ना, आप उसका मसला हल कर रहे हैं और उसके सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। हाँ, अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे ये समझना है कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स हल करनी है और उसका भी मैं चार्ज कर रहा हूँ। चार्ज क्या कर रहा हूँ कि जब मैं किसी की मसला हल करता हूँ, सुनता हूँ, वो खुश होता है तो वो मुझे दुआ देता है, वो मेरी अंदर से सेटिस्फेक्शन का है। तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, अगर मैं किसी का मसला हल कर रहा हूँ तो मैं इसे फ्री हल करूँ या मैं इसका चार्ज करूँ। तो ये जो बंदा किसी का मसला हल कर रहा है ये उसके ऊपर है।
ठीक हो गया। मैम इसका दूसरा आंसर ये भी है कि अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं कि आपके घर में आपकी मदर है, फादर है, उनसे आप मोटिवेट भी हो सकते हैं, उनसे उनकी मेहनत को देख के आप बहुत ज़बरदस्त एक इंसान बन सकते हैं। जब आप ये देखते हैं कि आपके वाले सारे दिन काम करके घर आते हैं ना, तो आपको ज़रूरत नहीं होती किसी मोटिवेशनल स्पीकर के जिन्हें आप पे करें और उनसे पूछे कि मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ और मुझे ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। तो आपकी फैमिली में, आपके घर में आपके बहन भाई सारे लोग होते हैं, आपके काउंसलर भी होते हैं, आपको थेरेपी भी दे रहे होते हैं, आपको सब बता भी रहे होते हैं कि ज़िंदगी में क्या मुश्किलात है और कैसे आगे बढ़ना है। और अगर ये बात अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर सुनेंगे ना, तो वो कल को किसी सैलून पे जाके ये भी कहेंगे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे सर्विसेज फ्री दे दें। तो ये एक कारोबार शुरू हो जाएगा जो कि नहीं चल पाएगा, तो हमें पे करना पड़ेगा अगर आप किसी से मोटिवेट होंगे। सर आपसे किसी का किचन ही मोटिवेशन स्पीकर से स्पीकिंग से चल रहा है, तो वो घोड़ा तो घास से दोस्ती करने वाला हिसाब है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता किसी एक आध बंदे को वो कर अच्छा, जिस तरह इरम ये, क्योंकि मैं तो बहुत शुरू से अपने अर्ली चाइल्डहुड से मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ रहा, तो मैं तो एक प्रोसेस इनके साथ मैंने गुजारा। आपको मोटिवेशनल स्पीकर मुझे, मैं असल में चाह रहा हूँ कि लोग जो है ना, वो हमारा ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, हमारे पास है, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में देख रही है, इसमें हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी ये भी निभानी चाहिए कि हमें अच्छे और बुरे में थोड़ा सा फर्क उनको बता देना चाहिए। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये हैं कि मैं रात को सोया और सुबह उठ के मैंने कहा यार जॉब शॉब तो मिल नहीं रही, डिग्री भी की हुई है, बोल भी अच्छा लेता हूँ, किताबें भी पढ़ी हुई हैं, तो यार क्यों ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ। और मैं 1-2-3 जगह जाके मैंने किया, उन्होंने कहा जी आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैंने कहा, मैंने अपने आप को ये वो दे दिया, सर्टिफिकेट दिए थे कि भाई तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो। जैसे मॉडल के लिए हाइट होना जरूरी है, इसी तरह मोटिवेशन स्पीकर के लिए बोलना जरूरी है, बस काफी है। देखिए ये ना, ये तो एसेंशियल्स हैं। जिस तरह मैं अगर अच्छा बोल सकता हूँ, मैंने 5-6 मोटिवेशनल की किताबें भी पढ़ी हैं, मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरे पे फ़र्ज़ हो गया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में आ जाऊँ या बोलना शुरू कर दूँ, क्योंकि उसके अपने डायनामिक्स हैं। बिल्कुल, जो मोटिवेशनल स्पीकर आजकल सक्सेसफुल हैं, आप अगर उनकी लाइफ को स्टडी करें, उन्होंने बहुत जगह मार खाई हुई है, उन्होंने बहुत जगह बड़े प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। आपने अपने इंट्रो में नाम लिया कासिम अली शाह का, उनकी आपने कोट की, तो मैं कासिम अली शाह की ज़िंदगी को उनको बहुत अर्ली से जानता हूँ। उन्होंने अपना स्कूल बनाया, वो पूरे प्रोसेस से गुजरे, फिर कई उन्होंने वर्कशॉप्स अटेंड की, ट्रेनिंग्स अटेंड की, उसके बाद बल्कि उनका एक पूरा प्रोसेस है। अब ये तो नहीं है कि जी मैं ग्रेजुएशन तक जो है वो मैं अच्छी नौकरी का ख्वाब देख रहा हूँ, ग्रेजुएशन हो जाती है, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती और मैं जो कहीं भी अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा पढ़ा हूँ, तो मैं बोलना शुरू कर दूँ मोटिवेशनल स्पीकर है, तो ऐसे ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं साथ नाइंसाफी है। आज हमने क्लियर कर दिया। हमें अप्रिशिएट करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर को जो बहुत अच्छा काम करे, और जो नहीं है उनके बारे में भी अली अशरफ साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया। को ये जो एक नंबर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको ये कैंपेन करनी चाहिए। रॉन्ग नंबर वाला सीन नहीं हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है ना। ये बजाय कि मैं उनका मुकदमा यहाँ लड़ रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर को आके यहाँ पर बैठना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर ये होता है और ये मोटिवेशनल स्पीकर ये नहीं होता। ये भी लोगों को बताने की जरूरत है कि कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि अवाम में तो ये तखसीस नहीं है। सर देखिए, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि अपने नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर लगाना बंद कर दिया, जो अच्छा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं अब हमें मोटिवेशनल स्पीकर ना कहिए, लाइफ कोच कह दीजिए, ट्रेनर कह दीजिए। वो आपकी बात बड़ी अच्छी, उन्हें बैठ के ना, जब किसी के अंदर कोई हुनर होता है या कोई बात होती है तो लोग उसे कहते हैं। जिस तरह आप वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो ये भाई हमारे जो सिंगर भाई हैं, ये आके बैठे, तो वो कुछ इनका हुनर था या कुछ ऐसी चीज़ थी, तो मेरी तो उनसे पहली मुलाकात है यहाँ पे, तो मैंने इनसे कहा कि आप सिंगर हैं? हाँ, तो कहते हैं आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा यार मुझे बस फील आई है, आपका कुछ हुनर अंदर इंसान के होता है ना। फील आई थी आपको देख के कि आप देखते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सितारों का हाल बताऊंगा। तो सर आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के सितारों के हाल बता रहे हैं कि क्या चल रही है और फ्यूचर में क्या होगा। सर आपके स्कूल के बारे में पूछना चाहूंगी, आपने बाद में स्कूल बनाया, और आपको क्यों लगा कि स्कूल बनाना चाहिए और किस तरह का स्कूल है आपका? जब हमने 9 मंथ का तजर्बा किया साहिवाल से, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। ठीक है, हम वापस चले गए। वहां पर जाकर 12 एकड़ के ऊपर हमने रेजिडेंशियल मॉडल क्रिएट किया। ये मैंने इंग्लैंड से सीखा था। ठीक है। अब हमारा स्कूल टोटल यूनिक और टोटल प्रैक्टिकल क्यों है पाकिस्तान के अंदर? नंबर 1, सुबह 5 AM क्लब हम रन करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं खुद 4:45 बजे उठ जाता हूँ, मेरी मिसेज उठ जाती हैं, वो फीमेल की टीम को लीड करती हैं, मैं मेल की टीम को लीड करता हूँ, और हम भरपूर उठ के अपनी बॉडी का सबसे पहले पसीना निकालते हैं। सेम इसी तरह जितने बच्चे वहाँ बोर्डिंग में होते हैं वो भी हमें देख के, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो लीड बाय एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से सुबह 5 से लेकर रात 9 बजे तक हमारा स्कूल चलता है। ठीक है। कैसे?
हम 12 कैटेगरीज के ऊपर स्कूल चला रहे हैं। पाकिस्तान में पहला स्कूल है जो 12 कैटेगरीज हैं, जिसे हम पर्सनल डेवलपमेंट की कैटेगरीज कहते हैं, जिसे पर्सनल ग्रूमिंग कहते हैं, या जिसे बैलेंस लाइफ कहते हैं। मसलन पहली हमारा जो कैटेगरी है वो है हेल्थ एंड फिटनेस। इसके लिए हमारे बच्चे बाकायदा तौर पे लाइफ बुक क्रिएट करते हैं। डे स्कॉलर्स भी हैं जो स्कूल जी, डे स्कॉलर्स भी आते हैं जी, डेफिनेटली वो भी आते हैं, लेकिन मैं बोर्डिंग के बच्चों की बात कर रहा हूं। नहीं, डे स्कॉलर्स को नहीं आप बताते कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए? डेफिनेटली। अच्छा, उन्हें भी बताते हैं। 8 बजे वो आते हैं और शाम 6 बजे जाते हैं, लेकिन ये मैं बोर्डिंग के बच्चों का बता रहा हूँ 5 से लेकर। वो ज्यादा नहीं है स्कूल में आपके? उसमें आप सुनेंगी कि ये मॉडल क्या है। अच्छा, ठीक है, इसमें सब कुछ वो शामिल है जो मैंने इंग्लैंड से सीखा है। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि 12 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है जैसे हेल्थ एंड फिटनेस। उसके लिए बकायदा हम लाइफ बुक बनवाते हैं, बच्चों का बिलीफ सिस्टम तोड़ते हैं कि आपका हेल्थ एंड फिटनेस आज से 100 साल बाद विजन करे, आपको यही बॉडी चाहिए, ये सबसे सैक्रेड प्लेस है आपकी, बाकी सैक्रेड प्लेसेस नहीं है, अल्लाह ने आपको दी है, इसकी सबसे बेहतर हिफाजत करो। और उन लोगों को रोल मॉडल बनाओ जो 100 साल में भी एक हाथ के ऊपर पुशअप्स लगा रहे हैं, उनकी पिक्चर्स ड्रैग करो और अपनी लाइफ बुक के अंदर लगाओ। आपको बॉडी कैसे चाहिए वो बॉडी आप ड्रैग करें और अपनी लाइफ बुक के अंदर लगाएं। सही। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम काम करवाते हैं वो है पेरेंटिंग पे। तीसरे नंबर पे हम जो काम करवाते हैं वो है इंटेलेक्चुअल लाइफ पे। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, लास्ट 1 ईयर के अंदर इससे ऊपर मैंने और मेरी मिसेज ने 2 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए। इसमें उनका आंसर भी आ जाएगा कि मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर्स या ये जो कोच होते हैं इतना चार्ज क्यों करते हैं जी। पाकिस्तान में एक कोर्स चला था TTT, ट्रेन दी ट्रेनर। कोई बंदा 7,000 में करवा रहा था, कोई 5,000 में करवा रहा था। एक बंदे ने जंप किया, उसने कहा मैं 2.5 लाख में पे करवाता हूँ। मैंने कहा है, मैंने मिसेज से मशवरा किया, ये 7,000 वाला 10 दिन करवाते हैं, ये करवाते हैं, ये बंदा 3 दिन और अकेला है, ये 2.5 लाख चार्ज कर रहा है। मैंने मुख्तलिफ दोस्तों को, जैसे इन्होंने कहा वर्ड्स ऑफ माउथ, इधर से पूछा ये बंदा कौन है, कहाँ से उठा है, 2.5 लाख रुपए 3 दिन के जी। और आपको ट्रेनर बना देता है। खैर बड़ा डर लगा, लेकिन पे कर दिया 2.5 लाख। उसकी क्लास में बैठे सुबह से लेके शाम तक उस बंदे ने खुद क्लास रन की और शाम को पता है क्या बोला, अगर आपको मुतमिन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, अभी चेक वो ले, बैठा हुआ मेरा अकाउंटेंट, और चले जाएं घर। तो हम कह रहे थे नहीं सर, आपने पहले दिन ही हमें 5 लाख से ज्यादा दे दिए। ठीक है, पहले दिन ही हमें प्रॉपर, क्योंकि उसने 20 साल कारपोरेट ट्रेनिंग में लगाए थे। ठीक है, उसने बहुत नीचे से जिंदगी शुरू करके पाकिस्तान के इस वक्त टॉप 10 ट्रेनर्स में उसका नाम है, जो कि शायद 1 डे का भी 10 लाख चार्ज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एनीवे, वो जब हमने कोर्स किया, उससे पहले मैं अपने आप को ट्रेनर समझता था, मोटिवेशन स्पीकर समझता था। मैंने उस दिन के बाद अपने ऊपर कांटा लगा दिया। मैंने कहा ये तो वो भाई की बातें, किताबें पढ़ के 4 रट्टे लगा के, और उसने ये कर दिया, थॉमस एडिसन ने ये कर दिया जी। जब मैंने वो कोर्स किया, कैन यू इमेजिन, विद इन 1 मंथ मैं उससे डबल कमा चुका था। मेरे पास वो सारे टूल्स, टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, फ्रेमवर्क्स आ चुके थे जो रियल मार्केट को चाहिए थे। ठीक हो गया, जबरदस्त बात की है आपने मैम। अब आपको आंसर आ गया होगा क्लियर कि क्यों चार्ज करते हैं हमारे मोटिवेशन स्पीकर। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि वो पे भी कर रहे होते हैं सीखने के लिए। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको मैं इनवाइट करूं सिबगतुल्लाह के बच्चे के प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर आपकी क्या सर्विसेज होंगी? मैं हाजिर हूं। यही मोटिवेशनल स्पीकर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे जिक्र भी कर देता हूं, उनका नाम है कैसर अब्बास। जी जी, आप जानते होंगे। आप उन्हें भी बुलाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएंगे। लेकिन जहाँ कारपोरेशन में लोग पैसा कमा रहे हैं, वो पेप्सी है, कोक है, नेस्ले है, वो अपने बंदों को, उनका मिलियन में बजट्स होता है अपने बंदों को ट्रेन कराने के लिए, और मैं उनकी ट्रेनिंग के लिए सर्विसेज दे देंगे। वो आप शो के बाद इनसे इनका नंबर भी ले सकते हैं बिल्कुल। और हमारे साथ क्योंकि एहसन मौजूद है, तो हम एहसन की खूबसूरत सी आवाज में इनका खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। जान भी दे तू तो
तेरे बिन रहूं तुझसे मैं क्या कहूँ, दिल मेरा ये कहीं भी लगे ना, जान भी दे तू कहे ओ जान जान। मुझमें तू है कहीं समाया, क्या करूं मैं मेरे जाना, मुझमें तू है कहीं समाया, क्या करूं मैं मेरे जाना, मैं तेरा प्यार तू मेरा यार हुआ, जान दे दूं तू कहे तू जाने जाना, तेरे बिन रहूं तुझसे मैं क्या कहूँ, दिल मेरा ये कहीं भी लगे ना, जान दे तू कहे ओ जाने जाना। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद है जो मोटिवेशनल स्पीकर पे भी बात कर रहे थे। इसके अलावा हम बात कर रहे थे सिंगिंग के बारे में कि राग क्या होता है। अब हम बात करेंगे ठुमरी क्या होती है और सीखना कितना ज़रूरी होता है और कितना प्रेशर होता है जब आपका ताल्लुक एक सिंगिंग घराने से हो। उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर नंबर 1 जो है वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे पता चलता है ये एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर। हमें क्यों ज़रूरत होती है कि हमारे घर में हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमारे बहन भाई मौजूद होते हैं। क्या हमें ज़रूरत है कि हम किसी के पास जाके पे करके उनसे मोटिवेशनल एक जो होती है हम मोटिवेट हों। इसके अलावा हम बात कर रहे थे स्कूल सिस्टम के बारे में कि एक स्कूल में जब बात करेंगे हमारे साथ जो मौजूद है हमारे टीचर, उनसे पूछेंगे जब आप स्कूल सिलेक्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि कैसा स्कूल हो, नाम बहुत अच्छा हो, ब्रांड बहुत अच्छा हो, या उसमें आपको देखना चाहिए प्रिंसिपल कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब सेटिस्फाइड नहीं हुए वापस जाके हमने अपना स्कूल ओपन किया। वो सारी चीज़ें जो हम चाह रहे थे कि स्कूलों में काश मिल जाती, मेरी मिसेस भी कहती हैं कि हमें ये चीज़ें बाहर से मिल जाती हैं, हम कभी भी अपने लिए स्कूल को चूज़ ना करते खुद खोलना जी। तो सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक स्कूल में हम कराते क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो आप पूछना चाह रही हैं पेरेंट्स क्या चाहते हैं। हाँ जी। सुबह 8 से लेके 12 बजे तक सिर्फ हम एकेडमिक्स पे काम करते हैं। ठीक है। जो भी उनका होता है करिकुलम हमने डेवलप किया होता है। हाँ जी। 12 से लेके 12:30 बजे तक हम लंच ब्रेक नहीं करते, लंच क्लास करते हैं 20 टेबल मैनर्स के साथ। हमारे बच्चे चाहे प्ले ग्रुप के हैं चाहे वो मैट्रिक के हैं, वो पूरी दुनिया में चले जाएं, वो ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया में बैठे हुए हैं, वो 20 टेबल मैनर्स के साथ लंच करेंगे, डिनर करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। कैसे? हमारे बच्चे एप्रन खुद लगाते हैं, अपने हैंड वॉश खुद करते हैं, टीचर अपने हैंड खुद वॉश करती है, वापस आते हैं अपना टेबल सेट करते हैं, नाइफ फोर्क हर चीज़ों सिखाई जाती है अभी से। ठीक है। और उसके बाद एंड पे जब खाना खत्म हो जाता है वो ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं अल्लाह को, थैंक यू सो मच अल्लाह, आपने इतना खाना अच्छा दिया, आपने अच्छे टीचर्स दिए, आपने चेयर दी, प्रॉपर ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं। उसके बाद टीचर और बच्चे खुद अपने बर्तन उठा के लाइन में जाके पहले टीचर वॉश करती हैं और फिर बच्चे साथ वॉश करते हैं। ये है प्रैक्टिकल। उसके बाद बच्चे एब्लूशन करते हैं, वुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर रेस्ट करते हैं 2 घंटे अपने अपने क्लासरूम्स के अंदर अपने अपने टीचर्स के साथ। सो जाएं, जैसे भी रिलैक्स करें। ठीक है। जैसे ही वो दोबारा उठते हैं तो रिफ्रेश होते हैं, तो उनको हम अब एकेडमिक्स कुछ भी नहीं देते, होमवर्क भी नहीं देते, उनके स्कूल बैग्स भी उधर ही रहते हैं। सही। शाम 6 बजे तक हम सिर्फ और सिर्फ तरबियत करते हैं, जिसमें उनको हम
हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी सिखाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, टीम बिल्डिंग सिखाते हैं और बाकायदा प्रैक्टिकल चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो मैं खुद जाके बाहर कारपोरेट में पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, वो सब चीज़ें सबसे पहले हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने स्कूल में देते हैं, ताकि लाइफ में वो चीज़ें जो मुझे अभी मिल रही हैं इनको अभी से मिलना शुरू हो जाए। उनके वो सारे रास्ते, जैसे भाई ने कहा कि ग्रेजुएशन करने के बाद ना डिसाइड करें आई एम गोइंग टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, वो अभी से डिसाइड कर लें मैंने क्या बनना है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। जबरदस्त, ठीक हो गया सर। जैसे ये बता रहे हैं कि स्कूल में ये सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, वो सिखा रहे हैं बच्चों को बेसिकली, तो आप आज के सिस्टम में आपको नहीं लगता एजुकेशन सिस्टम में हम तालीम दे रहे हैं, तरबियत नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि इस तरह का सिस्टम हो जाना चाहिए, चीजें सिखानी शुरू कर देनी चाहिए बच्चों को? असल में इरम, हमने ना जब मैं अपनी PhD की क्लासेस में जब पढ़ रहा था तो हमारे टीचर ने हमें एक लाइन लिखी वाइट बोर्ड पे, और वो फिलॉसफी की बेसिकली क्लास थी, तो उन्होंने लिखा कि यू हैव टू बी द वन टू नो वन, और पूरी 3 घंटे की क्लास हमने उसके ऊपर, उसके डिफरेंट फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात की। तो ये जो इन्होंने बताया अभी, ये उसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है कि यू हैव टू बी द वन टू नो वन। अगर आपने जानना है तो आपको वो होना पड़ेगा। अगर मैं वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे टेबल मैनर्स लाख सिखाता रहूं तो वो उस तरह के टेबल मैनर्स नहीं सीख सकते जिस तरह ये अपने स्कूल में सिखाते हैं। उसको पूरा एक एक्सपोजर प्रोसेस से गुजार रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं तो उनके स्कूल से इतना इंस्पायर हुआ हूँ, इम्प्रेस हुआ हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं एडमिशन ले लूँ। इतना मज़ेदार इन्होंने जो बताया है कि सिस्टम है, और काश हमारे बाकी स्कूल भी इसको फॉलो करें। हमारा होता है कि इरम, आपके भी घर में बच्चे होंगे, मेरे घर में बच्चे हैं, हमारे कजन्स हैं, हमारे कजनों के बच्चे हैं, उनका इतने वो बेचारे काबिले रहम है। वो आते हैं, एक तो बड़ा भरा हुआ बैग उठाते हैं, 1:30-2 बजे वो आते हैं, फिर जहाँ वो जाते हैं 1.5-2 घंटे की ट्रैवल आने और जाने की, सुबह उनके 4-5 बजे से उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर वो आते हैं, आके फिर वो ट्यूशन पढ़ना शुरू हो जाते हैं, ट्यूशन पढ़ के तो फिर कारी साहब आ जाते हैं, कारी साहब चले जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ना तरस आता है बच्चों पे कि ये बच्चे हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, इतना जुल्म हम बच्चों पे कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने सिस्टम बताया है, काश हमारे जो और स्कूल्स हैं वो भी इसको फॉलो करें कि इन्होंने एक पूरा उनका एक टाइम टेबल बनाया हुआ, पूरा एक लाइफ स्टाइल है। बच्चों को हमें लाइफ स्टाइल देना है, हमने बच्चों पे जुल्म नहीं करना कि पहले आप उनको जो करें। और मज़ेदार बात यह है कि मैंने यूनिवर्सिटी टीचिंग से पहले मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाई, मुझे शौक भी बहुत था और मेरे पैसे भी अच्छे आ जाते थे। तो मैंने जितने भी बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं सारों के बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाई है। अच्छा, वो मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे कि यार तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो होम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते हो, तो बड़ों को क्यों नहीं पढ़ाते, या क्या करते, क्या उनके साथ क्या वो है? तो मैंने कहा यार मैं ना बच्चों के होमवर्क करने के पैसे लेता हूँ। कहते क्या तुम पेड होमवर्क करते हो जाके? मैं कहा यार जो बच्चों को होमवर्क मिलता है वो तो कर नहीं सकते, तो वो ट्यूटर ही कर सकता है। मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर ये कहें कि स्प्रिंग के ऊपर आप 10 लाइंस लिखें, तो उसके तो थॉट्स हैं सिर्फ, उसके पास ना वर्ड्स हैं ना सेंटेंस फॉर्मेशन है, बिल्कुल, तो वो कैसे लिखेगा? हाँ, वो ये मैं उसे ये कह सकता हूँ कि यार स्प्रिंग के बारे में सोचो, हाँ, वो सोच के कुछ एक आधा वर्ड कह सकता है। 1 क्लास का बच्चा है, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकैबुलरी ये उसका काम नहीं है, या उस पे आप ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो फिर मैं कहा जो उनको होमवर्क मिलता है वो बेचारा खुद तो कर नहीं सकता, तो वो मैं करता हूँ, तो इसके पैसे मैं लेता हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल इनके स्कूल सिस्टम के एक्सपीरियंसेस से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो लोग इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाह रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, हाँ, जो कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे हैं लेकिन आइडिया नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन आइडिया है कि ऐसे स्कूल्स बनाएं। जो मुझे सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से, उनके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप का बेहतरीन आइडिया ये। आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं, उनको स्किल्स दे रहे हैं। मैम आपसे भी पूछना चाहूंगी, बच्चों की बात हो रही है तो जैसे मैंने अली साहब से भी ये सवाल किया है कि तालीम दे रहे हैं, तरबियत नहीं दे रहे, क्या ऐसा ही है? और क्या हमें स्किल्स सिखाने चाहिए, हमारे कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, जैसे इन्होंने एक प्रॉपर एक लाइफ स्टाइल दी है बच्चों को? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये कि एक ये ट्रायंगल है जी, पेरेंट्स, मैनेजमेंट और बच्चे के बीच। जिस वक्त तक तीनों कॉर्नर्स नहीं एक दूसरे को मिलते हैं तो वो एक ट्रायंगल नहीं बनता। ठीक है, अब हम जो तालीम दे रहे हैं ऐसा हम वो तालीम भी नहीं दे रहे। हमने बच्चों को टोटली रॉट लर्निंग पर लगाया हुआ, बिल्कुल क्रैमिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैट्रिक सिस्टम में आके वो नंबर गेम स्टार्ट हो जाती है जी। बच्चों के को बिल्कुल अवेयरनेस भी नहीं है। और हाँ, हमें इस एजुकेशन के साथ साथ हमें उनको लाइफ स्किल्स, लाइफ वैल्यूज़ के ऊपर भी लाइक प्री प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल तक हमें उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग की ज़रूरत है, जिसके कसूरवार पेरेंट्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है। जब हम ये दोनों मिलकर साइड बाय साइड चलेंगे,
एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे बच्चे को, तब ही बच्चा लाइफ स्किल्स भी सीखता है और वैल्यूज़ भी सीखता है। हमने अगर एजुकेशन देनी है तो एजुकेशन में रॉट लर्निंग को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। बच्चों को हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। किताब, दुनिया की कोई भी किताब हो, वो पढ़ने के लिए होती है। बिल्कुल। उसमें जो हम लोग स्किप करवाते हैं, जो हम रॉट लर्निंग करवाते हैं, इस चीज़ को टोटली ख़त्म करके हमें बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। और ये जो लाइफ स्किल्स जो प्रोग्राम जैसे सर माशाल्लाह अपने वहाँ पर करवा रहे हैं, हम अगर फौरी तौर पर हम इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन अगर हम फौरी तौर पर नहीं करते तो एटलीस्ट हम उसका स्टार्ट लें। हाँ जी। बच्चों को टेबल मैनर्स, उनके लाइफ स्किल्स को, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, मैं इसको कोड ऐसे करती हूँ। एक वर्ड है, माइट पॉसिबल शायद आपको बुरा लगे, पाल्स, बट इसको सिखाने के लिए फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, इमोशंस एंड सोशल, अगर हम इन 5 एरियाज को फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड हम स्टार्ट करके एलिमेंट्री लेवल तक लेकर चलें, तो हम प्रॉपर बच्चे की एक पर्सनालिटी बिल्डिंग कर रहे हुए। ठीक हो गया, सही हो गया। मैं आपके स्कूल के बारे में पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि टेबल मैनर्स भी सिखाए जाते हैं, आपके स्कूल में किस किस एरिया से बच्चे आ रहे हैं? डे स्कॉलर तो करीब से ही आ जाते होंगे, किस किस एरिया के हैं बच्चे और क्या सिस्टम है? थोड़ा मुझे अपने स्कूल के बारे में मजीद बताइएगा। बिल्कुल सही, जैसे मैंने आपको पहले बच्चों के बारे में बताया, उससे पहले हमें ये सीखना जरूरी है कि बच्चों को पढ़ा कौन रहा है, ये सारी चीजें सिखा कौन रहा है। बिल्कुल। क्या ऐसे टीचर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह भी काम करवा सकते हैं? बिल्कुल। उनकी लिड कहाँ खड़ी हुई है? जी। लीडरशिप की एक लिड होती है मैम, कैसे होती है? मैं अगर इसको इस तरह बताऊं कि 0 से लेके 10 तक एक स्कोरिंग करनी हो लीडरशिप की, हम यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम सब की स्कोरिंग की जाए, फॉर एग्जांपल आप 4 पे खड़ी हैं, मैं 3 पे खड़ा हूँ, वो 5 पे खड़ी हैं, वो 6 पे खड़ी हैं, अगर कोई बंदा लीडरशिप की लिड 4 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो घर का सरबराह है, वो एक अदारे का सरबराह है, ठीक वो है, अपनी जिंदगी का चाहे लीड कर रहा है या सरबराह है, ठीक है, लेकिन उसकी लीडरशिप लिड 4 पे खड़ी है, ठीक है, मुझे सच्ची बताइएगा, उसके नीचे एक अदारा है, उसके नीचे एक मुल्क है, उसके नीचे एक कोई भी प्रोजेक्ट है, क्या वो 5 पे चला जाएगा? वो 6 पे चला जाएगा? खुद लीडर कहाँ खड़ा है? 4 पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे 5, 6, 7। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कहा, इससे ऊपर मैंने और मेरी मिसेज ने पिछले 1 साल के अंदर इस ऑन रिकॉर्ड 2 मिलियन रुपीस खर्च किए हैं। अब जब हमारी लीडरशिप की जो लिड है, एक्सक्यूज मी, वो 4 पे खड़ी थी, अब हमारी होगी ये 8 पे। अब आप मुझे बताइए, हमारे नीचे एक घर है, हमारे नीचे एक अदारा है, हमारे नीचे कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ ही क्यों नहीं है जी, क्या वो खुद ही नहीं उठ जाएगी? असल होता ये है कि जो लीड कर रहे होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनकी लिड कहाँ है लीडरशिप की? अगर लिड नीचे खड़ी हुई है तो आप नीचे बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। तो बेहतर ये कि पहले अपने स्टाफ को ट्रेन करें। अब इतना जिगरा किसी के पास कहाँ हूँ? मेरी मिसेस डॉक्टर है, मैं खुद बाहर से इतना पढ़ के आया हुआ हूँ, और जंगल में जाके बैठ के 4 साल हमने पहले स्टाफ को डेवलप किया है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। जी, लोकल हैं। कैन यू इमेजिन, आप कभी भी जाके, मैट्रिक पास हमारे पास टीचर हैं, पूरी दुनिया से ट्रेनर आते हैं और हैरान रह जाते हैं जब वो कम्युनिकेट करते हैं उनसे। वाह, क्या एनर्जी है, क्या चलना है, क्या टाइम मैनेजमेंट है, क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट है। वो एक्टिविटीज करवाते हैं, वो हमारे पहले जान पे बैठे होते हैं, मैट्रिक पास हैं, उनकी लिड उठा दी हमने। क्यों? हम अभी भी $7,500 का मैं और मेरी मिसेज रिक्रूट हैं कोर्स के अंदर, अमेरिका से डायरेक्ट ले रहे हैं जी, यहाँ बैठ के। क्यों? हमें जहाँ से भी मिलता है हम इससे ऊपर बहुत लगाते हैं। इससे नीचे हम जितना कपड़ों, जूतों, कोठियों, बंगलों पे लगाएंगे वो रिटर्न नहीं देता। इससे ऊपर जहाँ से भी कोर्स मिले, अगर मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ तो मुझे दुनिया के बेस्ट ट्रेनर से, वो चाहे अमेरिका बैठा है, वो चाहे दुबई बैठा है, मुझे जाके सीखना है, ऑनलाइन सीखना है तो सीखना है। तो इस हवाले से टीचर की लिड उठाएं, नीचे हर चीज उठती जाएगी। टीचर वहीं खड़ा है, मैं अकेला क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं। मैं खुद टीम लीडरशिप का कायल हूँ, मैंने टीम डेवलप कर दिया। मैं यहाँ बैठा हूँ, बल्कि कल से हम आए हुए हैं लाहौर में, मैं और मेरी मिसेज, पूरी टीम, हमारा 2 साल का बेटा भी है, उसे भी संभाल रही है जी। और यही नहीं, आप यहाँ पे सारे चले जाएं, आपके 2 चाहे बच्चे भी हैं, हमारी टीम इस तरह कवर करती है, आपके बच्चे 2 दिन आपको मिलना भी पसंद नहीं करेंगे, वो इतने एंगेज कर लेते हैं, नेचुरल माहौल के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। जबरदस्त। उस हवाले से बच्चों की लिड उठ रही है क्योंकि टीचर की लिड उठ चुकी है। ठीक हो गया। और आपने मुझे बताना है कि किस एरिया से बच्चे हैं आपके पास? क्या लाहौर से भी है? लाहौर से, चीचावतनी से, साहिवाल से। किस एज में बच्चों को लेते हैं? हम 3 ईयर में ले लेते हैं। 3 ईयर में ले लेते हैं? 3 ईयर में, चाहे बोर्डिंग में आना चाहे 3 ईयर। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इतने वो राब्ते में होते हैं
इतने उनको प्यार या वो एक जो वो एक भूल जाते हैं। कैन यू इमेजिन, लाहौर से हमारे पास बड़े बड़े स्पीकर जाते हैं, बड़े बड़े, मैं उसको बताता हूँ ना, स्पीकर जाते हैं, वो कहते हैं मेरे बगैर रह ही नहीं पाएगा, ये तो दूध पीता है, वो तो वो करता है, वो जाके वहाँ छोड़ते हैं। बच्चे नेचर से कनेक्ट होते हैं, बच्चे बच्चों से कनेक्ट होते हैं। मैं ऐसे स्कूलों को भी जानता हूँ, बड़ी माजरत के साथ, बच्चे बैठ बैठ के वो बेचारे सारा दिन पढ़ाते हैं, उनकी टांगे टेढ़ी हो गई बच्चों की, कोई एक्टिविटी नहीं है, हेल्दी एक्टिविटी नहीं। बच्चे जब वहाँ जाते हैं, हॉर्स राइडिंग देखते हैं, स्विमिंग देखते हैं और बच्चों के साथ एंगेज होते हैं, वो भूल जाते हैं ये तो दुनिया ही कोई अलग है, ये वो ओरिजिनल बैक टू बेसिक वाली दुनिया जो हमें चाहिए थी, जो हमसे छीन ली गई है। तो लिहाजा बच्चे वहाँ पे माशाल्लाह बड़े 3 साल में आप बच्चे ले लेते हैं, 3 ईयर अपवर्ड। ठीक है। उसके बाद अगर 5 के बाद कोई बच्चा आना चाहे तो आप लोग लेते नहीं? टेस्ट लेते हैं, और अगर वो 5वीं में नहीं कर रहा और पहली में है तो हम उन्हें ये बताते हैं वालिदैन को 1 साल दे दे, हम इसकी बेसिक पे काम करेंगे, वापस लेके आ जाएंगे उसी क्लास में। जी ठीक हो गया, मतलब आप 3 इयर्स में ले ली। अली साहब आपसे पूछना चाहूंगी, ये सिस्टम बन चुका है, सिर्फ इनके स्कूल का नहीं है, तमाम स्कूल्स में है कि 3 साल में बच्चा होता है या 2.5 साल में होता है। तभी टीचर कह रहे होते बहुत देर कर दी आपने बच्चों को एडमिशन करवाते हुए। तो आपको लगता है कि इस एज में बच्चों को पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, ना कि एक स्कूल में होना चाहिए? चलो इनके स्कूल का सिस्टम एक डिफरेंट सिस्टम है, तो आपको क्या लगता है किस एज में बच्चों को पेरेंट्स इसको रिस्पॉन्ड करने से पहले ना इनको मेरे ज़हन में सवाल आया कि वो 3 साल में ले लेते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स को पहचान तो देते हैं, रेगुलर मिलते हैं। पेरेंटिंग के लिए प्रॉपर क्लासेस होती हैं। हम जैसे बताया ना 12 कैटेगरीज पे काम कर रहे हैं, एक कैटेगरी पेरेंटिंग है, और उसमें मेरा ये बस पहचान था कि वो कहे कि बच्चा बड़ा हो गया यार, 3 साल में तो आपने उधर दे दिया था, अब तुम कौन? एग्जैक्टली मेरा इसीलिए सवाल है कि इस एज में बच्चों को पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। अच्छा, इसमें ना आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, जो हमारे पेरेंट्स या उनके बाद की जो लोग स्कूलिंग करते थे, वो 6 साल की उम्र में और इस्लाम में भी है 6 से 7 साल के बाद आप स्कूलिंग को उस वक्त वो कंटिन्यू करते थे। अच्छा, मैं इसमें कोट करूंगा कि कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यार जिस उम्र में हमारे बच्चों को हमारी कडलिंग चाहिए या हमें उनके साथ उनका टाइम चाहिए, उस उम्र में हम उनको प्ले ग्रुप में या नर्सरी में या उसमें जमा करवाते हैं, ठीक है। और वो पढ़ाने से ज़्यादा उनकी टेक केयर में, आप कभी प्ले ग्रुप्स में जाएं तो वहाँ पे आया होती हैं, वो पैम्पर चेंज हो रहे हैं, फीडर बन रहे हैं, और ये डिफरेंट, मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बच्चे को शुरू में मेरा ये ख्याल है कि या तो आप एक पूरा लाइफस्टाइल दें, जिस तरह इन्होंने ये लाइफस्टाइल बनाया है, उसके अंदर तो जस्टिफाइड होता भी है कि वो एक लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर प्लान चीज़ें हैं। आप प्ले ग्रुप्स को देख लें, जितने भी स्कूल के या वैसे प्राइवेट प्ले ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके अंदर क्या है कि वो मैक्सिमम कोई 10-12 मरले की एक कोठी है, उसके अंदर 4-5 क्लासरूम्स हैं, वो उन्होंने बड़ा डेकोरेट किया हुआ है, पेरेंट्स को दिखाते हैं जी वीडियो लर्निंग फलां, ये पेरेंट्स को वो बेवकूफ़ बना के उनके जेब से पैसे निकाल रहे हैं, और उनका मकसद सोल पर्पज़ ये है कि जी वो, और डराते हैं बाकायदा, क्योंकि डर का बिजनेस बहुत चलता है ना, तो डर का बिजनेस चलता है। डर का बिजनेस ये है कि जो आप बहुत देर हो जाएगी जी, वो बच्चा आइंस्टाइन बनने से रह जाएगा अगर आप 3.5 हो गए तो आके बकायदा। और मैं जिस तरह आपसे पहले बात हो रही थी कि मैं ये तमाम जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके बच्चों को मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, तो इनके पेरेंट्स को स्ट्रेस में डाल देते हैं वो। अब क्या है कि मैं स्कूल का नाम तो नहीं ले सकता, वरना मैं वो भी लेता। यहाँ पे बहुत स्कूल के नाम है, वो उनकी मदर मेरे पास आई तो उन्होंने कहा जी मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है अक्सर। मैं कहा जी क्या, आप तो माशाल्लाह फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, आपकी सिंगल फैमिली है, बज़ाहिर ऐसे कोई परेशानी नहीं, ये पढ़ता नहीं है जी। मैंने कहा तो ये इसने ठीक तो पढ़ता है, मैंने कहा मेरे पास पढ़ता है माशाल्लाह, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कहते हैं जी पढ़ता। मैंने कहा आपको कैसे लगा कि नहीं पढ़ता जी? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम जाते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसको काम करने की ज़रूरत है। मैं कहा ये तो मेरी पे क्वेश्चन है कि मैं क्योंकि काम करवाता हूँ, तो मुझे आप बताएं कि मैं क्या काम करवाऊँ। मेरे नज़र में जो एक एवरेज अच्छा बच्चा है वो ये है। कहते नहीं, असल में ना आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है। वो माँ मुझे बता रही थी कि स्कूल वालों ने कहा कि आपके ना घर का माहौल अच्छा नहीं है, आप बच्चों के साथ ना अंग्रेजी नहीं बोलते और आप उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं देते, तो इस वजह से जो है ना, कहती है कि मुझे बड़ी ना स्ट्रेस हो रही है कि मेरा घर, मेरी वजह से मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है। मैंने कहा जी क्या घर के माहौल से आपकी क्या मुराद है? कि देखिए यार मैंने तो ना आम कॉलेज से जो है वो BA किया हुआ है, तो मेरी तो ना मैं इंग्लिश की फ्लुएंसी है, ना एक्सेंट है, ना ये है ना वो है, तो वो मेरे बच्चा जो है वो पीछे रह जाएगा। और ये मैंने कहा जी आपको बेसिकली वो एक डर का पूरा इन्वायरमेंट, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरह और कोई 10-15 एस्पेक्ट है
जो प्राइवेट स्कूल्स ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हथियार रखे होते हैं, बम्बार्डमेंट कर देते हैं पेरेंट्स पे। अब पेरेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं औलाद के बारे में, तो वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो कहते हैं कि हाय हमारे वजह से हमारा बच्चा जो है वो ग्रूम नहीं कर सका। तो भाई आप कि स्कूल में डाला इसलिए कि आप इन्हें ग्रूम करें। अगर हमने घर में इंग्लिश के एक्सेंट निकाल के उनको इंग्लिश सिखानी नहीं, है। तो अली साहब यहाँ से पूछना चाहूंगी कि मतलब उस स्कूल का मतलब ये था उनकी बात का कि अगर आपका बच्चा कामयाब होना चाहता है या ज्यादा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अंग्रेजी घर में बोलना जरूरी है। ये और इस तरह के 10-15 स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। अच्छा ठीक है। मतलब अंग्रेजी इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद वो उनके साथ ऐसी ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे बयान करके उनकी मार्केटिंग करने वाली बात ही है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो इस वजह से मैं इस तरह की फजूलियात को, जिस तरह हमने पहले इससे में बात की ना कि मोटिवेशनल स्पीकर सही वाला और गलत वाला, इसके अंदर डिस्टिंक्शन करना है। तो जो हरकतें स्कूल वाले सही हरकतें कर रहे हैं और जो गलत हरकतें कर रहे हैं उनमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है। पेरेंट्स को जाके उनको कहना है कि हम आपके नाम देके एडमिशन नहीं करवा देना। देखिए आप जब जितना चार्ज वो आपसे कर रहे हैं अच्छे स्कूल में 40-50 हज़ार रुपए पर मंथ बच्चे से या 30-40 हज़ार रुपए पर मंथ बच्चे से चार्ज कर रहे हैं, तो भाई वो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर का रिश्ता है आपका। ठीक हो गया। तो जब आप कस्टमर हैं और क्या आप पैसे भी दे रहे हैं, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जलील होके भी आ रहे हैं, तो फिर आप डिमांड करें। ये पेरेंट्स को, जिस तरह इन्होंने कहा ना पेरेंटिंग पे भी सेशन होता है, तो पेरेंटिंग पे सेशन होने चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपसे इतने हजारों में फीसेस ले रहे हैं और फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपको ही जलील कर रहे हैं और आपका ही कसूर निकाल के आपको वापस भेज देते हैं, तो ये आपको कस्टमर बनना आना चाहिए। अगर ये बिजनेस बन चुका है, तो ये बच्चों पे जुल्म नहीं है कि एक स्कूल है, पेरेंट्स पे भी इवन की एक स्कूल है जहाँ पे आप अच्छी खासी फी दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चा वहां पे भी इतना पढ़ के आ रहा है, फिर घर आके ट्विटर है आप उन्हें भी पे करें, मैं आपको नहीं कह रही, वैसे एक ओवरऑल बात कर रही हूँ, छोटा बच्चा है फिर आप उन्हें पे करें, तो ये मतलब हम कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता कि हम अपने बच्चों को कौन सी तालीम देनी चाहते हैं। वो कहते हैं ना कवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया हम। और दूसरा मैंने ये तमाम प्राइवेट स्कूल के, क्योंकि मैं प्रोसेस से गुजरा हूँ, 6-7 साल मैंने इन सारे सिलेबस देखे हैं मैंने। ठीक है। तो ये क्या है कि इन्होंने ज्यादातर ने, मैं सारों को नहीं कहता, ज्यादातर ने सिलेबस इंपोर्ट कर लिया जी और मशीनरी इंपोर्ट कर लिया और जो मशीनरी ऑपरेट करने वाले हैं वो लोकल हैं। मतलब अगर मैं वो ऑक्सफोर्ड का सिस्टम या जो भी सिस्टम मैंने इंपोर्ट करके सिलेबस इंप्लीमेंट कर दिया है, अब वो सिलेबस को पढ़ाने के लिए भी आपको स्किलफुल लेबर चाहिए। और प्राइवेट स्कूल्स में लेबर, ये जो टीचर जिन्हें हम कहते हैं या जो हमारे रिसोर्स कौन है, वो ये है कि जिन्होंने, आपने भी मास्टर्स किया या ग्रेजुएशन ऑनर्स किया होगा, तो आपकी बहुत सारी क्लास फेलोज जो हैं, जब उनको कोई जॉब नहीं मिली होगी तो वो टीचर लगे होंगे प्राइवेट स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, अब देखें कि जिस तरह वो एजुकेशन, जिस तरह इन्होंने बताया कि पूरा एक लाइफस्टाइल है, एक पूरा एक सिस्टम है। अब मैंने पढ़ा हुआ है मैथ कम्युनिकेशन और मैंने पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग या मैंने पढ़ी हुई है मैनेजमेंट साइंस। अब मुझे उन्होंने कहा कि जी आपकी 2 दिन ट्रेनिंग होगी, आप ये भी कोई तरद्दुद नहीं करता, अगर बैठ क्लास में जाएं आप खुद ही सीख जाएंगे। तो हमारे जो जिसने पढ़ा हुआ है कि मीडिया को किस तरह से चलाना है, मैथ कम्युनिकेशन को किस तरह से चलाना है, वो टीचर बन जाता है। वो टीचर बन के वो सिस्टम को कैसे, सिलेबस को कैसे इंप्लीमेंट करेगा। काम है। और सर आपने देखा होगा जब मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं, 3 मंथ्स की जो छुट्टियां होती है उसमें भी काफी टीचर्स बनते हैं। हाँ, तो वो जो है ना बिल्कुल टीचर बनते हैं और फिर जब कोई जॉब नहीं मिलती तब भी टीचर बन जाते हैं। और फिर रिसोर्सफुल, जब आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे टीचर की, तो फिर उस वक्त तक, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम अपने टीचर की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, तो कितने इदारे यहाँ पर, कितने इदारे हैं यहाँ पे जो अपने टीचर की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, वो कहते हैं ये तो खर्चा होगा। हालांकि वो खर्चा नहीं, वो अल्टीमेटली उनको कैपेसिटी उन्होंने जब बिल्ड करनी है तो उन्होंने कहाँ पर जाके प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने घर जाके क्लास तो नहीं लगानी, आपके स्कूल में उसको यूटिलाइज करेंगे ना। सिंगिंग की बातें करेंगे जी। ऐसा ठुमरी क्या होती है, बहुत कम सुना जाता है, आज के सिंगर को क्या पता है कि ठुमरी क्या होती है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। जितने लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं और सिंगर्स भी इसमें मौजूद होंगे और आम इंसान को भी मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है। हाँ जी। तो जो ठुमरी होती है वो राग में से निकलती है जी। राग में से, एक राग की एक शक्ल होती है, एक सरगम होती है, और उसी सरगम में से ठुमरी निकलती है। ठीक है। जो कि अलाप के जरिए और लफ्ज़ों के जरिए बयान की जाती है।
जबरदस्त। और जब उसको बयान करते हैं तो उसके साथ एक मध्यम सा म्यूजिक चल रहा होता है, रिदम। रिदम जिसको हम तबला कहते हैं। वाह। तो वो मध्यम सा चल रहा होता है, साथ में सरंगी होती है। मेरे परदादा वो बजाते थे सरंगी। ठीक है। बाबा सरदारा सरंगी नवाज उनका नाम था। और ये उसके साथ गायकी होती है, बोल के साथ रागों के अंदर सरगमे ऐड करते हैं। जब रागों के अंदर सरगमे आ जाती है और उसमें अलाप और ताने आ जाती हैं तो फिर वो राग बन जाता है। ठीक है। तो ठुमरी बड़ी सॉफ्ट सिंगिंग है। जैसे एक हमारे पाकिस्तान के गाते हैं अली असमत, वो हाई स्केल पे गाते हैं और खुल के गाते हैं। और एक ठुमरी मीन्स सजाद अली साहब जी, कुछ सुनाएंगे थोड़ा सा कुछ? जी मैं सुनाता हूँ। मैंने दादा अबू से सीखी हुई है ठुमरी और आपको अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह। अब उसके बोल ऐसे हैं जी। रस के बरेरे तोरे नैन रस के बरेरे तोरे नैन आजा सांवरिया आजा सांवरिया गरबे लगा लूंगी रस के बरेरे तोरे नैन। अब उसमें अपने महबूब को उसने या जिसको बुला रहा है अब उसको अपनी तरफ माइल करना है। रस के बरे रस के बरे तोरे रस के बरे बरे रस के बरे रस के बरे तोरे नैन रस के बरे रे तोरे जबरदस्त। वेरी नाइस कनेक्शन वेरी नाइस वेरी नाइस। कनेक्शन बनता ही है। कितने गाने वाले हैं पाकिस्तान में अब ठुमरी? कम लोग हैं, बहुत कम। कुछ जो घराने वाले हैं जो कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के फेमस कुछ घराने वाले हैं तो वो भी कम अब गाते हैं, खासकर क्यों? काफी मुश्किल है इसलिए। ये बड़ा मुश्किल है। ये इसको आपने तो सुना और आपको अच्छा लगा ना, अब जो है ना वो ये बड़ा मुश्किल काम, इसको रोकना। अब एक सिंगर ने आ कहना सारा खड़ा हो एक एक सुर के ऊपर खड़ा होना, तो ये ठुमरी गाना मुश्किल काम है। और हमारे सिंगर तो आजकल वैसे कम सीखते हैं, बट ये ठुमरी अपने कनेक्शन डेवलप करती, कनेक्टिविटी करवाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में आप हमें बताएंगी, आप क्या कर रही हैं आजकल, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? प्रोफेशनली तो आई एम वर्किंग एज डीन इकनॉमिक्स प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल के साथ में काम कर रही हूँ जी। और इसके साथ ही मैंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है सिबगतुल्लाह के बच्चे। अभी जैसे सर ने माशाल्लाह अपने सिस्टम का बताया, सर ने भी बात की, तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, मैंने एक सबसे पहले मैं एक बात करती हूँ कि जो बेसिकली जो अर्ली चाइल्डहुड है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट और वैल्यूज़ के लिए होता है। ठीक है, जिसमें हमने बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट और लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स के ऊपर बच्चों को लेकर चलना होता है। ठीक है, मैंने अपने सिस्टम में प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल प्लस अपने सिबगतुल्लाह के बच्चे का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि एजुकेशन तो सबके बिल्कुल, और उसमें कुछ चीज़ें पेड होती हैं और कुछ नॉन पेड होती हैं, बट हक हर बच्चे का एक जैसा होता है। बिल्कुल।
हमने सबसे पहले तो PTM खत्म करके PAM स्टार्ट कर दी है। ठीक है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म करके पेरेंट्स अवेयरनेस मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त। तो उसमें प्रॉपर पेरेंट्स की काउंसलिंग करवाते हैं, उनको एक सिस्टम से अवेयर करवाते हैं कि इस स्टेज पर अर्ली चाइल्डहुड एक्चुअली आपका स्टार्ट होता है 3 से 6 साल तक की उम्र का। ठीक है। और ये बहुत सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं। इन सेंसिटिव पीरियड्स में आपने बच्चे की प्रॉपर ग्रूमिंग करनी है, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो इसमें ये साइड बाय साइड जब हम इस डोमेन में चल रहे हैं तो उसमें हम इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी देखते हैं जी। बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम करते हैं। और इसी तरह ये जो मेरा प्रोजेक्ट है सिबगातुल्लाह के बच्चे का, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने किसी से बात की कि क्यों ना हम महीने के 30 दिन में से एक दिन अल्लाह के लिए वक्फ कर दें। जी। तो उनको शायद मेरी समझ नहीं आई। मैंने उनसे बोला कि हम इसमें जो महीने के 30 दिन है ना, उस एक दिन में अगर फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली किसी तरह भी अगर कोई सर्विस दे दें जी, और उसका उसका जो है अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है। तो मेरा ना फर्स्ट क्वेश्चन आज से 2.5 साल पहले ये जब मैंने इस बात को किया तो मुझे मिला कि हम क्या अर्न करेंगे। ठीक है। तो मैं अब मेरा मोरल एकदम ऐसे डाउन हो गया। ठीक है। मुझे ऐसा लगा मैं अकेली हूँ, बट मेरी लगन थी, ये आप ये समझ लें। हाँ जी। बट फिर एक दिन जब अल्लाह ताला की ज़ात, मेरा नाम सिबगा मेरा नाम है जिसका मतलब है रंग। मैंने अपने नाम के साथ जिस दिन सिबगातुल्लाह लगा दिया, उस दिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत करम है, उस दिन मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। जबरदस्त, माशाल्लाह। और मैंने जब वो सिबगातुल्लाह के बच्चे के नाम, सिबगातुल्लाह अल्लाह का रंग, सिबगातुल्लाह के बच्चे अल्लाह के नाम के बच्चे, बिल्कुल। ये इन जो है ना मैंने अनइंटेंशनली ये नाम रखा गया और इसको मैंने स्टार्ट करवाया। मेरा फर्स्ट सेशन था स्टोरी टेलिंग विद सिबगातुल्लाह के बच्चे। मैंने स्टोरी टेलिंग करवाई और फिर उसके बाद था मेरा नाश्ता विद सिबगातुल्लाह के बच्चे। मैंने लाइव कुकिंग की, वहाँ जाके पूड़ियाँ तली, सारे बच्चों को बिठाया, उन्हें लाइफ स्किल्स सिखाई, हाथ धोकर प्रॉपर बच्चे बैठे। मेरे साथ जो टीम थी उन्होंने प्रॉपर खाना खाने की उनको दुआएं शुरू करवाई। मेरे क्लिप्स हैं प्रॉपर सिबगातुल्लाह के बच्चे के प्रोजेक्ट के ऊपर। जबरदस्त। और अब यकीन करें कि मुझे उस वक्त जुनून था, वो मेरा इश्क था या कोई रब की ताकत थी कि मैंने कोई 150 पूड़ी तल छोड़ी अपने इन हाथों से। जबरदस्त। और उसमें शायद कोई 500 बच्चा खा गया। क्या बात है। कि अल्लाह ताला की ज़ात, ये रहमत होती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने फुटबॉल की टीम एक स्लम एरिया में जाकर मैंने फुटबॉल का मैच करवाया। मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैक सूट पहना हिजाब करके और बच्चों के साथ मैंने प्रॉपर एक मैच ऑर्गेनाइज करवाया। मैं फुटबॉल्स लेकर गई और उसमें इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कोई एनजीओ नहीं, ये कोई वेलफेयर नहीं है। मैंने अल्लाह ताला को कहा था कि या अल्लाह ये मेरा सुकून है। लोग कहते हैं कि सुकून खरीद के नहीं मिलता, ऐसे ही है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे सुकून ऐसे मिल रहा है। तो मैंने अल्लाह ताला, मैंने किसी से ऐसे नहीं करना। आपने मेरा, अगर ये मेरी इंटेंशन है तो मेरा साथ दें। और मैंने अपनी सैलरी में से एक पोर्शन उसके लिए वक्फ कर दी है मेरा, और मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत, जब मैंने अपना वो वाला प्रोजेक्ट किया इसका नाश्ता विद सिबगातुल्लाह के बच्चे, ठीक है, उस वक्त मैंने देखा कि सुबह का टाइम था, 6 बजे मैं वहाँ पर बैठ के लाइव हलवा पका रही थी। वेरी नाइस। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी, मुझे जो आप कह रहे हैं ना 500 बच्चों ने खाया है, तारी में कुकिंग बहुत अच्छी है। नो, इट्स एक्चुअली अबाउट ऑल अबाउट द रहमत। वो बिल्कुल है, रहमत है, वो रहमत है। ठीक है, इतना क्योंकि काम वो कर अल्लाह रही का हैं। था ना, वो हमारा काम नहीं था, वो अल्लाह का था। मैंने उस वक्त जब देखा ना कि ये बच्चियाँ 6-7 बजे घरों से निकल कर ये यहाँ पर कॉर्नर्स पर आकर खड़ी हो गई हैं और स्कूल गोइंग भी हैं, तो मैंने एकदम से मुझे एक एक्टिविटी और जहन में आई और मैंने लफ्ज़ सीखा सोजन कारी विद सिबगातुल्लाह के बच्चे। सोजन कारी बेसिकली क्या है, उसमें मैंने, सर आप ज़रूर इत्तफाक करेंगे सर आप भी, क्योंकि एजुकेशनिस्ट ही बैठे हम सब अल्हम्दुलिल्लाह। सोजन कारी का मैंने वर्ड मुझे नहीं आता था, इसको वर्ड को मैंने ढूंढा, बट वो थॉट थी जी। मैंने फ्रेम लिए, अब ये मेरी अपकमिंग एक्टिविटी जो है अब वो है, ठीक है, फ्रेम लिए एम्ब्रॉयडरी के, और मैंने एक बहुत बड़ा कपड़ा लिया, उसके छोटे छोटे पीस किए, उस पर रोज की स्टैंपिंग कराई, ठीक है, नीडल और साथ थ्रेडिंग, जो जितने थ्रेड की प्रॉपर किट है वो बनाई। अब बात क्या है, बात ये है कि वो जो बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं या नहीं जाती, उनको हमने इंगेज करना है किसी न किसी एक्टिविटी में।
अगर हम मोंटेसरी प्री स्कूल एज अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो हम बच्चों को सबसे पहले थ्रेडिंग बीट सिखाते हैं। ठीक है। उनकी कोऑर्डिनेशन ग्रिप के लिए, पेंसिल ग्रिप के लिए। ठीक है। या जैसे हम बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, तो अगर हम उस एक्टिविटी को देखें कि जब बच्ची वो नीडल को होल्ड करेगी जी, और उस फ्रेम पर वो एम्ब्रॉयडरी करेगी, तो क्या उसकी पेंसिल ग्रिप डेवलप नहीं होगी? बिल्कुल क्या होगी। उसकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी? जबरदस्त। ये स्किल्स हैं बेसिकली। वेरी नाइस। अगर हम किताब के जरिए नहीं सिखा सकते, अगर हम मारिया मोंटेसरी ने जो गैजेट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं पिंक टावर के, अगर हम वो नहीं करवा सकते तो हम पत्थर लेकर मुख्तलिफ साइज के, हमने अवेयरनेस देनी है, हमने उन्हें स्किल्स डेवलप करवानी है। बिल्कुल। हम वो पिंक टावर उन पत्थरों, उन पेबल्स के साथ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। अवेयरनेस देना, स्किल्स डेवलप करना, ठीक हो गया। रॉ मटेरियल के थ्रू आप किस तरह से बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन डेवलप करना, जबरदस्त। दिस इज द एक्चुअल थिंग। वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा काम कर रही है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला Thank you आपको so इससे much. ज्यादा हिम्मत दे जो आप काम कर रही हो, और बड़े अच्छे अंदाज में करी। हर जो आपने एक ये प्लान किया हुआ है ना कि किस तरह से करना, वो बहुत जबरदस्त है कि किस तरह से स्किल्स सिखानी है। स्किल्स के बारे में आपसे भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एहसन से गाना सुनेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आज के जो सिंगर उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कितने सिंगर्स को सुना, नए सिंगर्स में से सबको सुना है आपने? तकरीबन सभी, जितने भी नए आते हैं मैं उनको सुनता एक बार ज़रूर हूँ। एक बार? हाँ, एक बार ज़रूर सुनता हूँ। तो कौन से सिंगर बहुत अच्छे लगे आपको? कोई एक सिंगर मेल आपको लगा कि बड़ा अच्छा गा रहे हैं? आजकल के सिंगर बहुत अच्छे स्टाइल से रहे हैं, मतलब कि न्यू स्टाइल है और सॉन्ग्स न्यू हैं, लेकिन आवाज़ के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे। बस मुझे एक ही चीज़ की है, अपनी आवाज़ के ऊपर मेहनत करें। मैंने इंडिया की एक हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की सिंगर आशा जी, वो एक रियलिटी शो में बैठे हुए थे जी। अच्छा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक लड़का, बड़ा अच्छा बच्चा गा रहा था, उन्होंने कहा कि अगर सीख के गाओगे तो कई साल गाओगे, बिन सीखे गाओगे कुछ देर गाओगे और ख़त्म हो जाओगे। वेरी नाइस। तो ये बहुत खूबसूरत मुझे बात लगी। असल में सीखने से ये होता है कि आपकी जब अब जवानी में एक आवाज़ और होता है इंसान का, बचपन में और होता है, और जब आपका ज़हीफ़ी में, बुढ़ापे में जाता है, तब आपका टोन बदल जाता है। बिल्कुल। रियाजत एक ऐसी चीज़ है कि बड़े गुलाम अली खान साहब का भी टोन ख़राब नहीं था हुआ कभी। वेरी नाइस। बड़े गुलाम अली खान साहब का, और जितने गवैये थे उनका ज़हीफ़ी में भी, खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ठीक है, मेहंदी हसन साहब, ज़हीफ़ी में भी ऐसा गाया कि कमाल गाया, और पूरी दुनिया आज भी सुन रहे हैं, आज भी सुनती है। तो बस मेरा यही मैसेज है कि जो भी न्यू सिंगर आने वाले हैं, प्लीज़ रियाज किया करें, अपने आवाज़ को टाइम दिया करें, अपने आप से मोहब्बत किया करें, और जब आप अपने आप से करेंगे तो आप ऑब्वियसली लोगों से भी। अच्छा, आप कितनी देर रियाज करते हैं एक दिन में? तकरीबन एक घंटा। एक घंटा डेली हारमोनियम पर तानपुरा लगा होता है, और तानपुरा और हारमोनियम के ऊपर, उसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ। जबरदस्त। हालांकि मैं 4 घंटे गाता हूँ, 4-5 घंटे गाता हूँ, लेकिन गाना एक और बड़ा खूबसूरत मैसेज है। गाना जो हम स्टेज पे गाते हैं, महफिलों में गाते हैं, वो और है, रियाज़त और है, रियाज और चीज़ है। दोनों डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है। रियाज में आप अपने सुर को देख रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंस के दौरान आप कुछ भी गा देते हैं, फिलवदी, सम टाइम बेसुरे भी सुर कुछ निकल जाते हैं क्योंकि आप फिलवदी गा रहे हैं, कुछ आलाप भी आपसे ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आपने गा दिया महफिल में, बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पर आपकी बात बड़ी खूबसूरत, मुझे मेरा कनेक्शन कहीं और ले गई। हम बचपन में पढ़ते होते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे तो सहाबा कराम ऐसे बैठे होते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि आई मीन उनका वो क्या चीज़ थी, वो थी इंटोनेशंस। बिल्कुल। आपका पिच, आपका उतार और आपका चढ़ाव, बिल्कुल, कि आप किस तरह से अपना आप एड्रेस करते हो कि दूसरे की जो आपका लब्बो लहजा है कि एक हला सा कायम हो जाता है और आपका मैसेज उनके अंदर उतर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आकर इंटोनेशंस और ये लोगों ने ये सब कुछ पढ़ना और पढ़ाना जो है ये सब कुछ शुरू कर दिया, तो वो ये बेसिकली तो ये कनेक्टिविटी है ना। बिल्कुल, ये कनेक्टिविटी है जो कि आप डायरेक्ट किसी की सोल के साथ, बिल्कुल किसी की रूह के साथ खेलते हैं, ऐसा ही तो है। और ये इंटोनेशंस और ये जो अभी आपने रियाजत की बात की है ना, ये रियाजत के लिए पहले आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअलिटी होती है। बिल्कुल, रूहानियत का अंसर होता है आपके अंदर। जी, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। अब बड़ी खूबसूरत बात हो रही है, तो अच्छा, हमारे बुजुर्ग कहते थे फेसे फनकार और फेसे फकीर। जी, फनकार फकीर होता है, हमारे बुजुर्ग कहते थे। अच्छा, दूसरी बात क्या कि फनकार
दो चीज़ें माँ के पेट से बन के आती हैं, सुनिएगा। एक अल्लाह की तरफ से फनकार ये माँ के पेट से पैदा होता है। दुनिया पे इंसान मेहनत करता है लेकिन गॉड गिफ्ट अल्लाह का है। बिल्कुल ऐसा आवाज दी होती है तो उसके ऊपर रियाजत होती है। बिल्कुल। और दूसरे पागल, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, जो पैदाश ही पागल हुआ है। ये एक बात मजाकिया भी है, लेकिन सुर एक ऐसी चीज है, इसमें पाकीज़गी की भी जरूरत है, इसमें लगाव की भी जरूरत है और मोहब्बत की भी। इसमें बड़ी सी चीज़ है। और यकीन जानिए जो गवैये लोग, खान साहब लोग, जो फनकार लोग होते हैं, ये कभी किसी को तंग नहीं करते। ऐसा ही है। कभी किसी को आपने कभी नहीं सुना होगा कि फनकार ने किसी का गिरेबान पकड़ लिया या फनकार ने किसी को मारा या किसी को गाली ना। ये एक डेस्टिनेशन चुन ली होती है ना। यस। अच्छा, सजाद अली साहब का इंटरव्यू हो रहा था और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। और सजाद अली साहब बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, मेरे टीचर भी हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और सजाद अली साहब बात कर रहे थे कि एक राउंड है, एक दो रास्ते बने हुए हैं, एक तरफ सारी दुनिया है और एक तरफ अकेला फनकार जा रहा है। तो ये रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। जब शुरू आप करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इसकी क्या, इसकी मंजिल क्या है, कहाँ मंजिल का है, कहाँ तक जाएगी। लेकिन वो अल्लाह बड़ा रहीम और करीम, आप किसी की मेहनत का वो रखते नहीं, अल्लाह हर किसी की मेहनत का फल जरूर देता। बिल्कुल ऐसा ही तो जब है। इंसान अपनी मेहनत में डूबता है, जो मैंने समटाइम सिंगर्स को सुना, इसलिए इस शो में बात कर रहा हूँ, बहुत से सिंगर मायूस होते अक्सर, यार नहीं हमने नहीं सिंगर बनना। असल में ये है, कोशिश भी करते हैं, गाते भी अच्छा है। हमारे ऐसे ऐसे मेरे जानने वाले हैं कि मैं खुद सुन के परेशान हो जाता हूँ कि ऐसा ना बस अभी तुम्हें कमी, अभी सीखो। इतने ट्रेंड सिंगर होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहो, अल्लाह जरूर फल देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया एहसन आपका। हम प्रोग्राम के अख्ताम पे आपसे गाना भी सुनेंगे आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज आपने बड़ा एक ज़बरदस्त सिस्टम हमें बताया कि किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है, किस तरह से अपने बच्चों को किस तरह के स्कूल में भेजना चाहिए और किस तरह से उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बताया मोटिवेशनल स्पीकर कौन सा होता है और सही वाला मोटिवेशनल स्पीकर जो है। तल्ख बातें मेरे से ज्यादा करवा दी, ऐसी आपने मेरी नब्ज पे हाथ रखा है कि वो तल्खी ज्यादा निकल है। बिल्कुल भी नहीं, आपने सच बोला है और आपने अप्रिशिएट भी किया है जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मुंडा जट मुल्तानी फुल चढ़दी जवानी, कोट पार मार जानी मिठे खूदा है पानी। मुच्छा कुंडियां ते वट सीधा दिल विच फट, किसे हीर तो नहीं घट मुंडा रिच खानदानी। ओ कर चलदियां कितियां डिजाइन दियां, फुल नशे विच टोन अखां रहने दियां। सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां, सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां, सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां। जिथे रखदा है पब मोड़ मिट्टी देंदा दब, एदा जिम दा क्लब मुंडा किंग बॉक्सर। पूरा 6 फुट कद उत्तो सोना भी बेहद, करे सारे अनुराध CID अफसर। सब यूरोपन गोरियां शदैन दियां, फुल नशे विच टोन अखां रहने दियां। सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां, सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां, सब टॉप दियां मॉडलां ने फैन दियां। बड़े अख बंद पैर, गोली टप्पे 7 शहर, पीवे शरता नजर, मुंडा एटमी मजैर। जिमें जैमस बांड एदे चलदे बरांड, हर किसे दी